करते हैं। चलिए, तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच टॉलमैन्स थियरी ऑफ लर्निंग पार्ट 3, तीसरा भाग, टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत का तीसरा भाग, जिसमें कि हम अधिगम के नियम बताने वाले हैं। अभी तक हमने अधिगम का, टॉलमैन का जो अधिगम कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। 7 कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए थे, वो 7 कॉन्सेप्ट मैं आज वापस से एक बार चर्चा करूंगा। वो चर्चा करने के बाद फिर मैं अधिगम के नियम पर आऊंगा। तो आज हम टॉलमैन के पीछे नहीं जाएंगे, टॉलमैन ने क्या कहा था, क्या करा हुआ था, उसके बारे में नहीं चलेंगे। आज हम सीधे टॉलमैन का कॉन्सेप्ट पर आएंगे और कॉन्सेप्ट पर आने के बाद हम सीधे उनके नियम पर आएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले समझेंगे उनके वो नियम क्या क्या थे, उन नियमों को समझेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले उन्होंने बताया था सीखने के नियम। सीखने के नियम, उनका जो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया हुआ था। चलिए, तो यहाँ से बोर्ड वर्क करेंगे, बोर्ड वर्क करेंगे हम। चलिए, बोर्ड दिख रहा होगा सबको बहुत बढ़िया से। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया था सीखने का अर्थ, सीखने का अर्थ समझाया था कि सीखने का अर्थ क्या होता है। इतना समझने के बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, उन्होंने समझाया हुआ था क्या, सबसे पहले उन्होंने बताया था सीखने का अर्थ, और सीखने के अर्थ में कई सारे कॉन्सेप्ट बताए थे उन्होंने, कई सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। चलो, उन कॉन्सेप्टों को बारी बारी से चर्चा करेंगे, उन कॉन्सेप्टों को बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया था, उनका था टॉलमैन के प्रमुख सैद्धांतिक प्रत्यय। प्रमुख सैद्धांतिक प्रत्यय, इनके प्रमुख सैद्धांतिक संप्रत्यय थे, क्या थे। चलिए, यहीं से हम ले लेंगे और थोड़े अलग तरीके से चर्चा कर लेते हैं, थोड़े में ही अलग तरीके से चर्चा कर लेते हैं। इतने में चर्चा कर लेंगे, मस्त ब्रीफ पढ़ेंगे, उनका उनका सिद्धांत क्या था, उन्होंने क्या कहा था, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहला था, पहली बात कहा था सीखने का नियम, सीखने का अर्थ, सीखने का अर्थ। दूसरा था एकीकृत बनाम अभिगमन, एकीकृत बनाम आणविक अभिगमन। संपुष्टि, संपुष्टि बनाम, संपुष्टि बनाम पुनर्बन, संपुष्टि बनाम पुनर्बन। स्थानापन्न स्थानापन्न प्रयत्न एवं त्रुटि, स्थानापन्न प्रयत्न एवं त्रुटि। पुनर्बन प्रत्याशा, पुनर्बन प्रत्याशा। स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम। लेटेंट, अव्यक्त सीखना, लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त सीखना, लेटेंट लर्निंग।
चलिए ये हो गया। अब हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे इसमें क्या बात करी गई थी, क्या बात करी गई थी इसमें। तो इसमें कहा गया था सीखने का अर्थ क्या है। सीखने का अर्थ है कि वो भूल भुलैया में उसको छोड़ दो, भूल भुलैया में उसको छोड़ दो। तो छोड़ोगे तो वह क्या करेगा, उद्दीपक को देख करके प्रयास करेगा, उद्दीपक को देख करके प्रयास करेगा, आगे जाएगा, आगे जाकर के वह सीखेगा। सीखेगा तो उसी सीखने के जरिए उसी उद्दीपक के पीछे वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। उद्दीपक के पीछे वातावरण में जो उद्दीपक उपस्थित होगा उसी उद्दीपक को यह कहेगा कि उद्दीपक कहाँ लेके जा रहा है, उसको उद्दीपक कहाँ लेके जा रहा है, उसी के पीछे पीछे वह जाएगा। तो उद्दीपक यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि ये एक भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया में, इस भूल भुलैया में वह है और इस भूल भुलैया में जाकर के उसको जाना है। इस भूल भुलैया में उसको जाना है। भूल भुलैया में उसको जाना है तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, वो पहुंचेगा वहां। पहुंचेगा तो भोजन कुछ यहाँ भोजन रख दिया था, भोजन कुछ यहाँ रख दिया था, भोजन कुछ यहाँ रख दिया था, इसी भोजन के हिसाब से वह पहुंच रहा था। तो यहाँ यह इसमें कहा गया कि वातावरण में जो उपस्थित उद्दीपक है उसे कहाँ लेके जा रहा है। उद्दीपक अहम भूमिका, उद्दीपक के, उद्दीपक का अनुसरण, उद्दीपक का अनुसरण या उद्दीपक के तरफ जाना। उद्दीपक उसको कहाँ लेके जा रहा है उसी तरफ वह जाता है। पहली बात इसमें कहा गया। दूसरा बात कहा गया कि वह उसी में मीनिंगफुल संबंध बना लेता है, उद्दीपनों के बीच मीनिंगफुल संबंध बना लेता है कि एक उद्दीपक यहाँ है तो आगे भी एक उद्दीपक होगा, एक उद्दीपक यहाँ है तो दूसरा उद्दीपक यहाँ भी होगा। तो सीखने के अर्थ में क्या है, सीखने के अर्थ में कहा गया कि उद्दीपकों के बीच जो है वह अर्थपूर्ण संबंध बना लेता है। तो कहा गया अर्थपूर्ण संबंध। दूसरी बात कही गई अर्थपूर्ण संबंध की। तीसरी बात कही गई कि तीसरी बात यहाँ पे कही गई कि इन्हीं के जरिए बच्चा जो चूहा है, चूहा जैसे से आगे बढ़ता है, चूहा जैसे से आगे बढ़ता है, यहाँ लेफ्ट राइट करते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए जैसे यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ जाता है, यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ आगे जाता है, आगे देखता है कुछ नहीं है, फिर वापस आता है, फिर आगे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ देख रहा कुछ नहीं है, फिर ये वापस आता है, वापस आकर के फिर यहाँ जाता है, फिर ऐसे जाकर के फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे यहाँ देख रहा है यहाँ से रास्ता है तो यहाँ से रास्ता इसको पा लिया, फिर यहाँ से रास्ता यहाँ पा लिया। तो जैसे जैसे वह जाता है, जैसे जैसे जाता है वह अपने मस्तिष्क में एक कॉग्निटिव मैप तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे इसमें बात और करी गई कॉग्निटिव मैप की, एक कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक चित्र, संज्ञानात्मक चित्र या संज्ञानात्मक मानचित्र, संज्ञानात्मक मानचित्र, संज्ञानात्मक मानचित्र बनाता है। तो ये दीपक का अनुसरण करने की बात करी गई, अर्थपूर्ण संबंध की बात करी गई और संज्ञानात्मक मानचित्र की बात करी गई। यहाँ पे कॉग्निटिव मैप की बात करी गई कि कॉग्निटिव मैप जैसे से आगे जाता है वैसे वैसे कॉग्निटिव मैप तैयार करता है। फिर अब यह कहता है कि यहाँ पे अगर कोई रास्ता नहीं तो अल्टरनेट रास्ता भी चुनता है, अल्टरनेट रास्ता चुनता है। चलिए यहाँ नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, तीसरा रास्ता क्या होता है, अगर हम ऐसे नहीं जा पा रहे तो दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ तक गया। चलिए देखिए मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ तक गया और यहाँ तक जाने के बाद, ये मैंने कल इस पर चर्चा करी थी, यहाँ तक गया, ये आया देखा यहाँ रास्ता नहीं है, तो रास्ता नहीं तो क्या कर रहा है, यह वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, दूसरा देख रहा है अल्टरनेट रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ देखा ये भी यहाँ रास्ता है, चलिए अगर ये बंद नहीं होता तो फिर आकर घूम करके यहाँ से जाता। तो ये अल्टरनेट रास्ता सीखने में अगर कहीं कोई अवरोध होता है, सीखने में अगर कहीं कोई अवरोध होता है तो वह वहां पे प्राणी क्या है, वैकल्पिक पथ या वैकल्पिक जो है वह रूट भी चुन लेता है। वैकल्पिक रूट चुनना, वैकल्पिक रूट भी यहाँ पे चुन लेता है। तो प्राणी वैकल्पिक रूट चुन लेता है, उसके बाद जो है आगे जाता है, तो आगे जाता है तो क्या करता है, सबसे सीधा रास्ता, सबसे सीधा और सबसे सरल रास्ता चुनता है। तो सबसे सीधा रास्ता और सबसे सरल रास्ता चुनता है, उसे कहा गया क्या, शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट।
शॉर्टेस्ट, यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट की बात करेंगे तो सबसे सीधा और सटीक रास्ता, इसमें मैंने कल चर्चा करी थी, बहुत चर्चा करी हुई थी कि शॉर्टेस्ट रूट उसमें चुन लेता हुआ कि यहां से हमको सबसे सही रास्ते पे क्या मिलेगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हम आगे इतना ही पढ़ ले तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे लोग क्या करते हैं शॉर्टेस्ट रूट में क्या करते हैं कि सूत्र बना लेते हैं, सूत्र बना लेते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बोडोमास, बोडोमास बोडोमास बना लिया, या कह दिया बैनी आपी नाला, बैनी आ पी नाला। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं कि जिस सूत्रों के जरिए, जिन सूत्रों के जरिए आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वह समझ सकते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट वो क्या है, वो एक शॉर्टेस्ट रूट है, वो एक शॉर्टेस्ट रूट है। उसी शॉर्टेस्ट रूट के जरिए आप अपनी लर्निंग को प्रदर्शित भी कर सकते हैं और लर्निंग को ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस अधिगम से, इस मेज से, इस मेज से और इस जो है ये भूल भुलैया से चूहों को अंदर डाल करके, चूहों को जो है भूल भुलैया में प्रवेश करा करके जो टॉलमैन जी है, टॉलमैन ने यही बताने का कोशिश किया कि व्यक्ति या चूहा या कोई प्राणी वह जब जाता है तो जाने पर सीखते हुए संज्ञानात्मक मैप तैयार करता है, कॉग्निटिव मैप तैयार करता है। अगर वहां पे वह उसको अल्टरनेट कोई चीज नहीं मिल रही, अगर वह रास्ता पर नहीं पहुंच रहा तो कोई अल्टरनेट रास्ता चुनता है और उसी अल्टरनेट रास्ते से जब सीख लेता है तो वह शॉर्टेस्ट रूट भी पहचान लेता है। तो मैंने आपके लिए कल इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा मैंने करी हुई थी। तो शॉर्टेस्ट रूट अपनाता है। और क्या बात करी, और इसी शॉर्टेस्ट रूट पे उन्होंने एक चीज बताया, इसी शॉर्टेस्ट रूट को कहा गया क्या, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, इसी को कहा गया क्या, इसी को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी सबसे न्यूनतम प्रयास, सबसे न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, सबसे न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत भी इसी के आधार पर दिया गया, शॉर्टेस्ट रूट के आधार पर दिया गया। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट भी किसने दिया, टॉलमैन जी ने दिया। ये हो गया। फिर इन्हीं सबके जरिए, संकेतों के जरिए, यहाँ पे संकेत, यहाँ पे संकेत, दाएं बाएं का संकेत, आगे जाकर के संकेत, इन संकेतों को करते करते यहाँ पे संकेतों का एक घटना से दूसरी घटना का मिलान करते हुए, यानी एक घटना से दूसरी घटना को मिलान करते हुए उसने संकेत दे दिया ए, संकेत दे दिया बी, या ये दे दिया वो दे दिया, ऐसे संकेतों का निर्माण करते करते वो आगे की अधिगम करता है। तो इसीलिए इसको कहा गया क्या, इसी को कहा गया संकेत अधिगम, इसी को कहा गया क्या, संकेत अधिगम या साइन लर्निंग, इसी को कहा गया संकेत अधिगम या साइन लर्निंग, साइन लर्निंग कहा गया इसी को। अब ये पूरे होल को कहा जा रहा है कि ये जो कुछ सीख रहा है वह पूरे होल को देख करके सीख रहा है, पूरे सबसे पहले पूरे होल को, पूरे इस इमेज को अपने मस्तिष्क में तैयार कर रहा है, फिर उसके बाद सीखने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया साइन गेस्टाल्ट लर्निंग, इसी को साइन गेस्टाल्ट लर्निंग भी कहा गया, साइन गेस्टाल्ट लर्निंग कहा गया। अब साइन गेस्टाल्ट लर्निंग क्यों कहा गया, क्योंकि ये पूरे होल को, पूरे मेज को देख करके यह कार्य कर रहा है, पूरे मेज को देख करके कार्य है, इसलिए इसको कहा गया साइन गेस्टाल्ट लर्निंग। चलिए याद हो गया, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, आया था क्या हमारा एकीकृत बनाम आणविक अधिगम, एकीकृत बनाम आणविक अधिगम। अब इसमें चर्चा करी गई थी, यहाँ पे कहा गया था कि जो भी व्यवहार होता है वह बहुत ही उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें जो व्यवहार होता है, जिसमें जो सीखना होता है वह सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें जो व्यक्ति कुछ सीखता है वह सब कुछ सीखने की प्रक्रिया उसकी उद्देश्यपूर्ण होती है, सीखने की प्रक्रिया इसकी उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें उन्होंने एक चित्र बना करके समझाया कि उद्देश्यपूर्ण कैसे होता है। तो देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में यह एकीकृत बनाम आणविक अभिगमन का उन्होंने सैद्धांतिक प्रत्यय क्या दिया। तो इसमें उन्होंने एक जो है एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया। प्रयोग क्या किया, उन्होंने प्रयोग कुछ इस तरह से किया, ये इन्होंने एक ऐसा, इन्होंने एक रास्ता बनाया, यहाँ पे एक रूट है, इस रूट पे यहाँ कुछ भोजन रख दिए, यहाँ पे कुछ भोजन रख दिए और यहाँ पे कुछ भोजन रख दिया, यहाँ पे इधर भी भोजन है, यहाँ पे फूड है और यहाँ पे भी फूड है। अब ये फूड रखा और यहाँ पे जो है इन्होंने काला सा पर्दा बना दिया, इन्होंने काला सा पर्दा रख दिया और यहाँ पे भी काला सा पर्दा रख दिया, यहाँ काला पर्दा रख दिया और एक रास्ता आने का यहाँ से है, एक रास्ता जो है इन्होंने एक रास्ता आने का ऊपर से दे दिया,
यानी यहां से आ सकता है चूहा और यहां से भी आ सकता है चूहा, यहां से जा सकता है और यहां से भी आ सकता है। स्टार्ट, स्टार्ट दे दिया। और देने के बाद इन्होंने कहा कि अब यह चूहा जो है, चूहा करेगा क्या, चूहा करेगा क्या, यह सभी चीजों को एकीकृत करेगा और उद्देश्यपूर्ण करेगा। उसको जाना कहाँ है, उसको जाना है ये फूड को प्राप्त करना है, फूड को प्राप्त करना है। फूड को प्राप्त करने के लिए करेगा क्या, वह जो ये पर्दे लगे हुए इन पर्दों के पीछे जाएगा। पर्दे अगर बहुत जटिल है तो पर्दों के नीचे जाएगा, अगर पर्दा नहीं कट रहा तो पर्दों को काटेगा। काटेगा क्यों, क्योंकि उसको लेना क्या है, यहाँ पे लेना है फूड, यहाँ पे लेना है भोजन। तो भोजन लेना है तो भोजन को, अब यहाँ पे जो आणविक की बात करी गई, आणविक होल की बात करी गई। आणविक मतलब गेस्टाल्ट, आणविक मतलब होल। एक तो है पूरा जो इसको प्राप्त करना है, भोजन प्राप्त करना उद्देश्य पर होगा, और दूसरा क्या होगा, यह होल, होल के रूप में काम करेगा, संपूर्ण के रूप में काम करेगा। तो होल के रूप में काम करेगा, यह पूरे पूरे प्रक्रिया को देखेगा कि अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमको भोजन प्राप्त करना है, यहाँ पे भोजन प्राप्त करना है। यहाँ पे वो छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान करेगा, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान करेगा कि हम यहाँ कदम चलेंगे, यहाँ कदम चलेंगे, यहाँ कदम चलेंगे। छोटे छोटे बातों को ध्यान नहीं करेगा, पूरे होल को बात करेगा, पूरे होल को ध्यान रखेगा। उसका ध्यान रहेगा भोजन पर, उसका ध्यान नहीं रहेगा कि हमने हमने काटने हैं, हमने पहुंचने की नहीं पहुंचने, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, उस पर उसका ध्यान नहीं है। उस पर उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान कहां पे है, उसका ध्यान है भोजन पर, उसका ध्यान है भोजन पर। यहाँ पे जो ये जो अहम बात निकल करके, अहम बात निकल कर क्या, कि यहाँ पे जो लर्निंग होती है, जो व्यवहार होता है, वह सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है। एकीकृत व्यवहार सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। एक बात निकल के आई। दूसरी बात निकल के आई कि यहाँ पे चूहा, चूहा जो है, यहाँ चूहा वह पूरे होल को देख करके बात करेगा, पूरे होल को ध्यान करेगा। यहाँ पे वह मैकेनिक रूप में नहीं काम करेगा, यानी यहाँ पे वह जो उसकी निरंतर, जो बाकी लोग ने, व्यवहारवादियों ने कहा कि जो है रट करके कर लेगा, मशीनरी रट करके कर लेगा, नहीं, ये यहाँ पे अपना दिमाग लगाएगा, यहाँ पे अपना संज्ञान लगाएगा। तो संज्ञान लगाएगा और वह छोटी छोटी बातों को ध्यान में न करके पूरी बातों को ध्यान करेगा। तो छोटी छोटी बात को न ध्यान करके पूरी बात को ध्यान करना, वही क्या है, वह आणविक अभिगमन है। वह आणविक अभिगमन कहता है कि जो आणविक अभिगमन करता है मॉलिक्यूल, वह पूरा होल की बात करता है, होल यानी समग्र, समग्र की बात करता है। तो समग्र को ध्यान में रख करके बात करना है। समग्र यहाँ पे क्या है, इसका भोजन है, यानी टारगेट उसका भोजन है। तो भोजन को लेकर के चलेगा, या भोजन को हम कैसे प्राप्त करेंगे, एक कदम हमारा कैसा होगा, दूसरा कदम कैसा होगा, तीसरा कदम कैसा होगा, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए इसको कहा गया क्या, पर्पजिव बिहेवियर। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पर्पजिव बिहेवियर। पर्पसिव बिहेवियर कहा गया। इसी में उन्होंने एक और प्रयास किया, क्या किया कि एक बार तो इन्होंने ऐसा रख दिया, दूसरी बार देखा कि एक तो ऐसे ही ये जो चूहा है, प्रयोग किया, ध्यान करिएगा, इसमें उन्होंने प्रयोग किया। एक बार तो उन्होंने चूहे को ऐसे ही एकदम सीधा खाली 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 ये ऐसा वे बनाया, मतलब ऐसी नली बनाई। यहाँ पे ये एक नली है, यहाँ से इसको जाना अंदर, और यहाँ पे नली बना दी। चूहे को ये नली बनाते ना, नली जैसे मान लो यही है, अब ये है, यहाँ इसके अंदर ढक्कन में पूरा गोल सा बना हुआ है, गोल सा बना हुआ है, तो अंदर नली है। तो ऐसे ही ये बिल्कुल नली टाइप का, मतलब ये ऐसा गोल का पूरा नली टाइप का बना दिया कि अब यहाँ से पाइप, नली या पाइप कह ले, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर जाएगा तो यहाँ पे काला पर्दा इन्होंने लगा दिया, काला पर्दा लगा दिया, पाइप उधर जाएगा, भोजन तो उसको मतलब समझ में आ रहा है कि भोजन है, काला पर्दा से जब हटेगा तभी मिलेगा। तो एक तो पाइप था, पाइप रख दी। पाइप के बाद इन्होंने क्या किया कि देखा कि यह तो पा लिया, पाइप में तो पा लिया। दूसरी बार उन्होंने एक और प्रयोग किया कि देखते हैं क्या और करता है क्या, तो उन्होंने पाइप में पानी भर दिया, पाइप में पानी भर दिया, पानी भर दिया। फिर देखते हैं कि क्या पानी भरने के बाद भी प्राप्त करता है। तो उन्होंने देखा कि पाइप यहाँ पे पानी भरने के बाद भी पानी में से तैर करके चूहे ने भोजन को प्राप्त कर लिया, चूहे ने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे वही, इससे, इस प्रयोग से वो यही दर्शाने की कोशिश किए कि जो भी यहाँ पे जो चूहा है, जो प्राणी है, वो प्राणी थोड़े को ध्यान में नहीं रख करके पूरे को ध्यान में रखता है। यहाँ पे वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखता है, अपने अपने उद्दीपक को ध्यान में रखता है। उद्दीपक को ही प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, वह छोटी छोटी क्रियाओं को न ध्यान में रख करके वो अपने टारगेट को ध्यान रखता है। तो टारगेट को ध्यान रखता है। इससे उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी कि बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो सिखाते तो वहां पे छोटे छोटे टास्क को ना, पहले छोटे छोटे टास्क ना दे करके पहले बड़ा टास्क उसको दिखा दे कि तुम्हारे पास देखो इतना बड़ा टास्क है, इसको प्राप्त करना है। अब इसको प्राप्त करना है तो बच्चा क्या करेगा, बड़ी टास्क का चित्र अपने मस्तिष्क में बैठा लेगा, चित्र मानचित्र अपने मस्तिष्क में बैठा लेगा, और उसी को प्राप्त करने की फिर छोटी छोटी क्रियाएं करेगा, फिर छोटी छोटी क्रियाएं करेगा। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले होल को बताना, होल को बताना, जो कि कोहलर ने भी यही बताया हुआ था। कोहलर ने भी यही बताया था कि संज्ञान में सबसे पहले बड़े मस्तिष्क को, बड़े चित्र को पहले सेट कर देना, उसके बाद छोटे छोटे चित्रों को प्रदर्शित करना।
तो इसमें उन्होंने कहा कि जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य क्या होगा, वह पर्पजी होगा, वो पर्पजिव बिहेवियर होगा, यानी जो व्यवहार होगा वो पर्पजी होगा। पर्पजी होगा यानी फूड को प्राप्त करना, लर्निंग को प्राप्त करना, गेन को प्राप्त करना, सक्सेस को प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य होगा। तब जाकर के वो क्या करेगा, क्रियाएं करेगा। चलिए अब यहां बात करते हैं, अगले पे हम आते हैं। ये हमने समझ लिया था। अगला बात करते हैं संपुष्टि बनाम पुनर्वलन। संपुष्टि बनाम पुनर्वलन, यहाँ पे जो है संपुष्टि बनाम की बात करी गई कि अब यहाँ पे भी उन्होंने एक प्रयोग किया, यहाँ पे भी उन्होंने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग देख लेते हैं, वो प्रयोग कैसा है संपुष्टि बनाम पुनर्वलन में। यहाँ पे देखा इन्होंने वही सेम प्रयोग यहाँ पे भी किया, ये वाला प्रयोग यहाँ भी लिया उन्होंने। चलिए यहाँ ले लेते हैं ये प्रयोग को, हम छोटा सा प्रयोग बना लेते हैं, वो इमेज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि पुनर्वलन की इतनी आवश्यकता नहीं, पुनर्वलन उतना आवश्यक नहीं है। इन्होंने गुथरी के समान, गुथरी का जो समीपता का सिद्धांत था, इसमें गुथरी की समीपता में इन्होंने कहा पुनर्वलन की उतनी आवश्यकता नहीं है, पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं है। पुनर्वन की आवश्यकता उतनी नहीं है कि हर बार पुनर्वन दो, हर बार पुनर्वन देने पर इन्होंने आवश्यकता नहीं समझा। इन्होंने कहा कि पुनर्वन एक बार मिल जाए तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्राप्त करने के लिए एक बार दे दिया, बार बार पुनर्वन देने की आवश्यकता नहीं है। बार बार देंगे तो वो सीखेगा नहीं, एक बार मिल गया उसको, एक बार टारगेट दे दो कि यहाँ पे मिलेगा तो आगे चला जाएगा, यानी एक बार टास्क पूरा किया उसको पुनर्वन मिल गया, आगे चला गया। तो वहां पे हर एक कदम पर पुनर्वन देने की जरूरत नहीं है, यानी एक कदम चला पुनर्वन, दूसरा कदम चला पुनर्वन, नहीं, उसको पूरा टास्क उसने कंप्लीट किया, पूरा उद्दीपक उसने प्राप्त कर लिया, तब उसको एक पुनर्वन मिल जाए कि हाँ उसका दरवाजा खुल गया, अब आगे जा सकता है, दरवाजा खुल गया उसका आगे जा सकता है। तो ये उसको पुनर्वन बार बार देने की आवश्यकता पर इन्होंने बल नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि यह सीखते कैसे हैं, इन्होंने सीखा कैसे, इसमें सीखा कैसे, तो यहाँ पे देखा कि एक उद्दीपक के बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे जैसे ये चला, यहां से स्टार्ट किया तो एक उद्दीपक यहाँ है, एक उद्दीपक के बाद दूसरा उद्दीपक कौन सा आएगा, तीसरा उद्दीपक कौन सा आएगा, तीसरा चौथा उद्दीपक कैसे आएगा, यानी एक उद्दीपक के बाद दूसरा उद्दीपक, दूसरा उद्दीपक के बाद तीसरा उद्दीपक, तीसरा उद्दीपक के बाद चौथा उद्दीपक, वह प्राप्त करने के लिए आगे लगातार 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 आगे वह काम करता गया, वह आगे चलता गया। तो एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की तरफ वो बढ़ता गया। इसी को कहा गया SSB कहा गया, इसी को SSB कहा गया, यानी एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की तरफ जाना, एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की तरफ जाना, यानी एक उद्दीपक प्राप्त हो गया है तो दूसरा उद्दीपक भी उसको लेना, उद्दीपक से उद्दीपक की तरफ जाना, कहा उद्दीपक से उद्दीपक की तरफ जाना। तो इसी को कहा उन्होंने संतुष्टि, यानी अगर एक उद्दीपक मिल गया फिर दूसरे उद्दीपक की तरफ जाएगा, अगर यह उद्दीपक नहीं मिला तो दूसरे उद्दीपक की तरफ वह नहीं जाएगा। इसी को कहा उन्होंने संपुष्टि बनाम पुनर्बलन, यानी यहाँ पे संतुष्टि इसको होगी, संतुष्टि होगी, यानी अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पुनर्बल अगर इसको मिल गया तो आगे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे यहाँ नहीं मिला, फिर ये सर्च किया, यहाँ भी आया, थोड़ा प्रयास किया, यहाँ भी आया, फिर यहाँ भी आया, अब यहाँ अगर इतनी दूर तक चल के आया पुनर्बल उसको नहीं मिला तो क्या करेगा, ये आगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए इसी को कहा उन्होंने SSS, एक उद्दीपक से देकर के दूसरे उद्दीपक को लेना, यानी उद्दीपक से उद्दीपक को प्राप्त करना, तब जाकर करके उसको क्या होगा, वह उसको ज्ञान होगा। और इसी के आधार पर उद्दीपक से उद्दीपक जैसे प्राप्त करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। और इसी संज्ञानात्मक विकास को इसी आधार पे इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी आधार पे इसको क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत इसको इसी आधार पे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हुए, संज्ञान का प्रयोग करते हुए, कॉग्निटिव मैप का प्रयोग करते हुए एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की तरफ जाने की कोशिश करता है। अगर एक उद्दीपक उसके पास नहीं है, एक उद्दीपक है, दूसरा उद्दीपक उसको नहीं मिला तो क्या करेगा, वहां से लर्निंग छोड़ देगा, वो दूसरा रूट अपनाएगा, वहां पे देखेगा प्राप्त करने की कोशिश। तो यहाँ पे वो क्या लगा रहा है, अपना बुद्धि लग रहा है, यहाँ पे मैकेनिक नहीं है कि चलो मिलता रहेगा, नहीं मिलता रहेगा, तुम करते रहेंगे, वो नहीं करेगा।
वो नहीं करेगा, वो अपना वहां संज्ञान यूज कर रहा है। ध्यान करिए, अगर यहाँ पे या एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक अगर नहीं मिल रहा है तो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अपना क्या लगा रहा है, अपना विवेक लगा रहा है, अपना विवेक लगा रहा है। विवेक लगा रहा है कि ये नहीं, चलो हम इस उद्दीपक को दूसरी तरफ से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया क्या, कि एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक को प्राप्त करना, तब जाकर इसको संतुष्टि होती है। इसी को कहा गया एस से एस। चलिए ये हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं स्थानापन्न, प्रयत्न एवं त्रुटि। स्थानापन्न, प्रयत्न एवं त्रुटि। अब प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने लिया। इसमें क्या उन्होंने बताया, यहाँ पे जैसे जाता है आगे, जैसे जैसे वह कोशिश करता है वैसे वैसे क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ नया मिलता है, वैसे उसको कुछ ना कुछ नया मिलता है। और उसी के आधार पे जो है वह देखने लगता है, देखने लगता है, वह कुछ ना कुछ खोजने लगता है। चलिए कैसे खोजता है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, इतने में ही ले लेते हैं। पुनर्जन्म प्रत्याशा को, पुनर्जन्म प्रत्याशा को ये यहाँ देंगे। चलिए इतने में ले लेते हैं। हमारा ये इतना जगह बच गया। गुड। तो इतने में बात करनी है। चलिए मैं आपको इसीलिए इतने में समझा दे रहा हूँ, और पूरा रिवीजन इसी में हो जाएगा, आप इतने से ही समझ जाएंगे। अब यहाँ बात करा उन्होंने स्थानापन्न प्रयत्न त्रुटि। स्थानापन्न प्रयत्न त्रुटि में उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने यहाँ पे भूल भुलैया में चूहे को डाल दिया, चूहे को डाल दिया और उसको जाने की कोशिश करने की कोशिश करी। यहाँ पे जाने की उसको बोली, मतलब छोड़ दिया कि वो कोशिश करे अपना जाने का। कहाँ पे? भूल भुलैया में, भूल भुलैया में जाने की कोशिश करे। ये हो गया इसका भूल भुलैया। भूल भुलैया में इसको छोड़ दिया। इसको भूल भुलैया में छोड़ दिया। अब यहां से छोड़ने के बाद इसको क्या किया कि अब इसको छोड़ दिया कि जाओ टहलो, टहल करके आओ, देखो कहाँ जा रहे हो। तो जा रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ दूर पे गया तो देख रहा है कि यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। तो रास्ता नहीं, यहां तक तो आया, प्रयत्न किया, प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद वो क्या कर रहा है, इस रूट को बदल दे रहा है, इस रूट को बदल रहा है। बदल करके वो दूसरे रूट पे जा रहा है, दूसरे रूट पे। यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ देख रहा है यहाँ बंद है, तो फिर आकर के फिर वो घूम रहा है, फिर घूम रहा है, फिर इधर इधर अब रास्ता बंद है, तो फिर उससे घूम करके यहाँ पे वह क्या कर रहा है, अभी इस रास्ते को अपना रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर जाकर के वह प्राप्त करेगा इसको। तो ऐसे इसी आधार पे वह अगर कहीं एक स्थान पे रास्ता बंद है तो वहां खड़े होकर के थोड़ी देर सोचता है, सोचता है कि आगे क्या करे, किधर जाए, इधर जाए, राइट जाए कि लेफ्ट जाए, लेफ्ट जाए कि राइट जाए। तो थोड़ी देर सोचता है, उसी सोचने के आधार पे जो है वह आगे बढ़ता है। इसी के आधार पे इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया प्रयत्नम त्रुटि का। यानी एक जगह पे जहां पे उसको आगे जगह नहीं मिलती है, आगे जाने को नहीं मिलता, तो वहां रुक करके वह थोड़ी देर सोचता है। प्राणी सीखते समय, प्राणी सीखते समय प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं त्रुटि करते हुए सीखता है। त्रुटि होने पर, त्रुटि होने पर थोड़ी देर रुक कर चिंतन करता है, चिंतन करता है और दोबारा प्रयत्न करता है। ये ऐसे बताया गया क्या कि यहाँ पे प्राणी जो है, वह प्राणी अपना बुद्धि विवेक लगाते हुए जहां पे गलती होती है उस गलती को वापस से सुधार करके दूसरा रास्ता अपनाता है। इसीलिए इसमें कहा गया इसको प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसीलिए इसको कहा गया क्या, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। आगे हमारा क्या है, आगे हमने कहा था पुनर्भ्रमण प्रत्याशा, पुनर्भ्रमण प्रत्याशा। अब इस पुनर्भ्रमण प्रत्याशा में क्या कहा गया कि कैसे यह पुनर्भ्रमण प्रत्याशा कैसे होगी, पुनर्भ्रमण प्रत्याशा कैसे होगी। इसमें उन्होंने कहा कि अगर ये क्या है, एक काम को करते हुए आगे वह कोशिश, वह आगे जो है कुछ चीज को पाने की एक्सपेक्ट करता है, कुछ रिवॉर्ड पाने की एक्सपेक्ट करता है कि अगर हमने यहां तक चले हैं तो चलने के बाद हमको क्या मिलेगा, आगे हमने एक टास्क पूरा कर लिया तो क्या हमको कोई ग्रेड मिलेगा,
क्या हमको कोई पुनर्बलन मिलेगा, क्या हमको कोई रिवॉर्ड मिलेगा? तो हर कोई व्यक्ति क्या है, वह पुनर्बलन की प्रत्याशा में बना रहता है। तो पुनर्बलन की प्रत्याशा में बना रहता है। यहाँ पे इन्होंने समझाया कि पुनर्बलन तो जरूरी है, मतलब यहाँ पे पुनर्बलन है रिवॉर्ड के रूप में, पुनर्बलन है रिवॉर्ड के रूप में है, और वो रिवॉर्ड उसको बराबर नहीं देना है, एक टास्क पूरा कर ले तब देना है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को देखा कि ऐसे चूहा भी जब उस मेज में जाता है, जब वह उस मेज में जाता है यानी भूल भुलैया में जाता है, जब उसको डाला गया तो वह उसको देखा गया कि एक टास्क, एक उद्दीपक उसको मिला, तब जाकर के उसने दूसरे उद्दीपक की तरफ प्रयास किया जाने का। एक उद्दीपक जब उसको मिला तब जाकर के वह दूसरे उद्दीपक की तरफ जाने की कोशिश किया उसने। यानी एक उद्दीपक जो है वह यहां रखा है, तो यहां से चलते हुए यह इस उद्दीपक को पा लिया। अब पा लिया तब जब जो है ये यहां से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक उद्दीपक यहां रखा हुआ, यहां से जाकर के ये इस उद्दीपक को लेगा। अगर यहां नहीं रखा हुआ है, अगर इसको नहीं मिला तो यह क्या करेगा, यह वापस वहां से निराश होगा, और उसके अंदर में क्या होगी, उसके अंदर में फ्रस्ट्रेशन होगा। तो एक उद्दीपक को कोशिश करने के बाद, जैसे मैंने आपको इसके बारे में एक एग्जांपल बताया हुआ था कि पहाड़ की चोटी पर कोई वस्तु रखी हुई, वहां कोई जड़ी बूटी रखी हुई और वहां तक गया, अगर उसको मिल गया तब तो उसका आगे जाने का मन करेगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, यार इतना दूर चल कर गया, इतना सारा पैसा खर्चा किया, सब कुछ खर्चा किया, उसके अंदर में फ्रस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उद्दीपक को देखते हुए व्यक्ति जो है आगे जाने की कोशिश करता है, यानी लक्ष्य को देखते हुए आगे लक्ष्य पर जाने की कोशिश करता है, अगर वह नहीं मिलता है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम, उद्दीपक को प्राप्त करने के बाद प्राणी रिवॉर्ड की उम्मीद करता है, रिवॉर्ड ना मिलने पर उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और वह उस कार्य को नहीं करता है, उस कार्य को नहीं करता है, या उस कार्य को करने पर उतना तटस्थ नहीं होता है, उस कार्य को करने पर तटस्थता नहीं दिखाता है, तत्परता नहीं दिखाता, उस कार्य को करने पर तत्परता नहीं दिखाता। यानी क्या जरूरी है, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए रिवॉर्ड जरूरी है, रिवॉर्ड की उम्मीद, उसी को कहा गया पुनर्बलन की प्रत्याशा कहा गया कि अगर वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो उसके अंदर में क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की चर्चा करी गई और रिवॉर्ड की चर्चा करी गई। चलिए आगे बात करते हैं, स्थान बनाम अनुक्रिया। स्थान बनाम अनुक्रिया यह बहुत ही जो है बहुत फेमस है। इसे भी कहा गया फिक्स्ड मूवमेंट की चर्चा करी गई इसमें। अनुक्रिया यहाँ पे देखा गया कि वह बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट अपनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे प्रयोग किया गया क्या कि वह यहाँ पे प्रयोग किया गया, देखा गया कि एक प्रयोग कैसा है, मैं वो आपको प्रयोग बना करके दिखा देता हूं। इन्होंने एक टी आकार का एक प्रयोग किया, एक टी आकार का इन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद एक टी आकार के इन्होंने प्रयोग किया, और यहां से उन्होंने शुरुआत करी कि यहाँ पे उसका लक्ष्य यानी जो इसका टारगेट है वो यहाँ पे है, लक्ष्य। ध्यान करिएगा, इसमें ये उसका टारगेट है, चलना यहाँ से स्टार्ट उसको यहाँ से करना है। ध्यान करिएगा, स्टार्ट यहाँ से करना है, यानी उद्दीपक यहाँ पे है और ये टी आकार का, यहाँ से जाएगा तो ये इसको इधर घूमना पड़ेगा तब जाकर इसको मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा। तो क्या कर रहा है, यहाँ
यह यहां से घूमने की, यह देखिए शॉर्टेस्ट रूट अपनाने की कोशिश कर रहा है, फिक्स्ड घूमने की कोशिश कर रहा है। यहां से अब एक बार 2 बार चला तो यह जाकर यहां पहुंचा, एक 2 बार यहां से गया, एक 2 बार यहां से गया नहीं, अब वो सीधा सीधा क्या कर रहा है, यहां से जाने की कोशिश कर रहा है, यहां जाने की कोशिश कर रहा है और जाने की कोशिश कर रहे फिर बिल्कुल अब ये उधर उधर टहलने की कोशिश नहीं कर रहा है, सीधा इसमें से या टी आकार से घूमते घूमते ये यहाँ पे लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहा है। तो लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहा है, यहाँ पे जो उसकी अनुक्रिया हो रही है वो अनुक्रिया हो रही है कैसे, बिल्कुल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उद्दीपक को ध्यान में रखते हुए वो अपना क्या कर रहा है, फिक्स्ड मूवमेंट कर रहा है। तो फिक्स्ड मूवमेंट जो है यहाँ पे जो संकल्पना कही गई, वह संकल्पना दी गई फिक्स्ड मूवमेंट की। फिक्स्ड मूवमेंट सीक्वेंस करना, उद्दीपक को देख करके उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या है, वो फिक्स्ड सीक्वेंस, फिक्स्ड मूवमेंट सीक्वेंस यहाँ पे वह करता है, तो करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यहाँ पे एक प्रयोग इन्होंने एक दिया, दूसरा प्रयोग इन्होंने एक और किया, दूसरा इन्होंने प्रयोग एक और किया, उसमें उसमें इन्होंने एक पथ बनाया, इन्होंने एक पथ बनाया और उसके 18 वैकल्पिक, एक उन्होंने टारगेट दिया, उन्होंने एक टारगेट दिया, टारगेट क्या दिया कि उसको यहां से प्रारंभ करना है, ध्यान करिएगा, इसको यहां से प्रारंभ करना है, उसको यहां से प्रारंभ करना है, प्रारंभ करके उसको आगे टारगेट को प्राप्त करना है, टारगेट को प्राप्त करना है और टारगेट उसका जो है यहाँ पे है, टारगेट उसका यहाँ पे है, टारगेट उसका यहाँ पे है। तो वह क्या करता है, वह क्या करता है टारगेट को लेने के लिए, ये एक तो एक प्रकाश, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, कई सारे हैं, कई सारे रास्ते दिखाता है वह, ऐसे 18 रास्ते, 18 रास्ते दिखाता है और वह देखते हैं कि इन सारे रास्तों पर जो 18 रास्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब 18 रास्ते, तो देखते हैं कि वो 18 जो चूहा है, वो चूहा है वो 18 रास्तों पर नहीं, वह सीधा जो सीधा एकदम शॉर्टेस्ट रूट है, वो शॉर्टेस्ट रूट को अपनाता है। यानी उसका उद्दीपक जहां है, उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए वह सीधा फिक्स्ड मूवमेंट करता है, फिक्स्ड मूवमेंट करता है, यानी वह यहाँ वहां नहीं जाता है, वह देखता है कि उद्दीपक कहाँ है, बस उसी को प्राप्त करने की कोशिश करता है, यहाँ वहां जाने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो चूहा है, वह चूहा अपना दिमाग लगा करके, अपना विवेक लगा करके, अपना संज्ञान लगा करके वह फिक्स्ड मूवमेंट करता है। तो फिक्स्ड मूवमेंट को यहाँ पे उन्होंने संकल्पना देने का काम किया और वह सबसे सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट है, जो सबसे छोटा रूट है, उसी छोटे रूट को अपनाता है और छोटे रूट को अपना करके वो जाकर के अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे दिया गया, यानी यहाँ पे बताया गया स्थान बनाम अनुक्रिया का सिद्धांत, एक इसमें प्रयोग ये था, दूसरा प्रयोग इसमें ये था। अब चलिए आगे बात करते हैं लेटेंट, लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग की बात करते हैं। यहाँ पे जो है सुसुप्त अवस्था, जिसको कहते हैं क्या, सुसुप्त अवस्था या अव्यक्त, अव्यक्त सीखना, अव्यक्त सीखना। जिसे मैंने बताया हुआ था 1930 में, 1930 में टॉलमैन ने अपने सहयोगी होन्जिक के जरिए, अपने सहयोगी होन्जिक के जरिए 1930 में अपने सहयोगी होन्जिक के साथ मिलकर यह प्रयोग किया, के साथ मिलकर यह प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया कि चूहों को जो है वह चूहों को उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया, उसमें मतलब एक ऐसा मेज दिया, उस मेज में उन्होंने 17 दिन तक, 17 दिन तक उनको जो है रखा, 17 दिन तक रखा और 3 ग्रुप बनाया, उन्होंने 3 ग्रुप बनाया और 17 दिन तक तीनों को रखा, तीनों को रखा। एक ग्रुप को तो लगातार भोजन दिया, एक ग्रुप को लगातार भोजन दिया, दूसरे ग्रुप को लगातार भोजन नहीं दिया। तो यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए थे उन्होंने। ये इसके बारे में तो कल चर्चा मैंने कर दिया था, लेटेंट लर्निंग होती कैसे है। 1 2 3, 3 ग्रुप बनाया था। पहला वाला जो ग्रुप था, पहला ग्रुप, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। पहले वाले ग्रुप को क्या किया इन्होंने, रोज 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 हर एक काम पे, हर एक काम पर, हर एक टास्क पर एक काम किया 17 दिन तक, यानी 17 दिन तक लगातार हुआ ना, तो 17 दिन तक वो भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने डेली डेली हर काम पर उसको पुनर्बलन दिया, पुनर्बलन दिया, पुनर्बलन दिया, पुनर्बलन दिया। वहीं जो दूसरा दूसरा ग्रुप था, यानी इसको हर काम पर, प्रत्येक टास्क पर पुनर्बलन दिया, प्रत्येक टास्क पर पुनर्बलन दिया। तो यह 17 दिन तक यह काम करते गए, काम करते गए, जबकि मतलब हर एक निष्पादन पर, हर एक काम पर यह होते रहा। दूसरे पे जो दूसरा वाला ग्रुप था, दूसरे वाले ग्रुप को कोई पुनर्बलन नहीं दिया, पुनर्बलन यहाँ पे नहीं दिया।
पुनर्बंधन यहाँ पे नहीं दिया। जो तीसरा वाला ग्रुप था, तीसरे वाले ग्रुप को 17 दिन तक, यहाँ तो 17 दिन तक चला, 17 दिन तक, यहाँ पे 17 दिन तक चला, तो 17 दिन तक चला। इसको हर काम पर पुनर्बंधन दिया, इसको कोई काम पर पुनर्बंधन नहीं दिया। इस तीसरे वाले ग्रुप पर 11 दिन तक तो कोई पुनर्बंधन नहीं दिया, 11 दिन तक कोई पुनर्बंधन नहीं, 11 दिन तक कोई पुनर्बंधन नहीं। 11 दिन के बाद पुनर्बंधन देना स्टार्ट किया, 11 दिन के बाद 12वें दिन से पुनर्बंधन देना स्टार्ट किया, 12वें दिन से पुनर्बंधन देना स्टार्ट किया। तो देखा कि 11 दिन तक ऐसा नहीं था कि चूहों ने कुछ सीखा नहीं था, 11 दिन तक चूहों ने सीखा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने जब देखा कि 12वें दिन पर, तो वो जो है ये इनसे जरिए, इनकी जो 17 दिन तक इन्होंने पुनर्बंधन देकर के प्राप्त कर लिया था, वहां तक पहुंच गए थे, उससे तेज ये पहुंच गए, उससे तेज पहुंच गए। इन्होंने प्रयोग कैसा किया था, वो प्रयोग को हम यहाँ पे समझा देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, तो ये 1930 को मैं हटा करके यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये क्या था, ये उन्होंने मेज बनाया, इन्होंने एक मेज बनाया, मतलब भूल भुलैया, भूल भुलैया में इन्होंने चूहों को रखा, चूहों को दिया, स्थान दिया। दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, चूहों को भेज रहे हैं, चूहों को भेज रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जहां जहां गए वो जाते जाते हर में, यहां पर गए, यहां तक पहुंचे तो पुनर्बंधन दिया, पहले वाले ग्रुप को, यहां तक पहुंचे तो पुनर्बंधन दिया, यहां तक पहुंचे तो पुनर्बंधन दिया, यहां तक पहुंचे तो पुनर्बंधन दिया। जहां जहां पहुंचे वो अपने टास्क को 17 दिन तक, 17 दिन तक जो है वो लगातार इनको पुनर्बंधन देते गए, पहले वाले ग्रुप को। दूसरे वाले ग्रुप को कोई पुनर्बंधन दिया, जिसको कुछ मिले ना मिले, मिले ना मिले, उसको अपने से सीखना, अपने से जाना है, मिले ना मिले, अपने से सीखना, अपने से जाना है। तो देखा गया कि वह क्या हो गए, वह उतना काम नहीं किया, कुछ दूरी तक गए फिर बैठ गए, वो कुछ दूरी तक गए फिर बैठ गए, वहां पूरा आगे जाने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। पहले वाले ने तो कुछ मतलब लंबा दूरी तय किया, 17 दिन तक गए, और वो 17 दिन तक काफी उन्होंने प्रयास किया और अपने टास्क को पूरा करने की कोशिश लोग पूरा की। फिर जो दूसरा वाला ग्रुप था, दूसरे वाले ग्रुप को कोई टास्क नहीं दिया गया, तो वो बीच में ही छोड़ करके बैठ गए, बीच में छोड़ करके बैठ गए। वह वहां आगे, उसके आगे जाने की कोशिश उन्होंने नहीं करी, जितनी क्षमता जितना सीख पाते थे उतना तो सीखा, उसके बाद नहीं गए। जबकि जो तीसरा वाला ग्रुप था, तीसरे वाले ग्रुप के चूहे, उन्होंने क्या किया, वह उतनी ही अपेक्षा से जा रहे थे, जो बी वाले ग्रुप कर रहे थे उतना ही कर रहे थे। बट ऐसा देखा गया कि जैसे उनको पुनर्बंधन दिया गया, वह क्विक और तेजी से भागना स्टार्ट किए और ए वाले से भी आगे पहुंच गए, ए वाले से भी आगे पहुंच गए। जहां पे उन्होंने यही बताया कि सीखने में अगर आप कोई पुनर्बंधन ना दो तो फिर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ वो सीखता है, और वो सीखा हुआ चीज, सीखा हुआ ज्ञान उसके मस्तिष्क में रहता है, कहीं कहीं रहता है। और जैसे ही जब समय आता है, जब उपयुक्त समय आता है, तो उसका प्रयोग करता है, उपयुक्त समय आने पर उसका प्रयोग करता है और वो जाकर के उसका पूरा कर लेता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति में एक अव्यक्त लर्निंग होती है, उसी को उन्होंने समझाया, कहा उन्होंने लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग कहा। इसी को उन्होंने ग्राफ में भी समझाया। तो ग्राफ की भी चर्चा मैंने कल कर ली हुई थी, ग्राफ की चर्चा ये इतना समझ लिया। मैं यहीं पे ग्राफ बना करके आपको दिखा देता हूं ग्राफ। तो ग्राफ में उन्होंने क्या किया कि ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया, ग्राफ उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया। और इस ग्राफ में क्या किया, यहाँ पे दिन थे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे 17 दिन, 17 दिन। अब यहाँ पे उसकी त्रुटियां थी, त्रुटियां करते हुए प्रयास जो है यहाँ पर। अब उसको देखा गया कि 10 प्रयास में करना है, ये 10 प्रयास में। तो देखा गया कि यहाँ पे 17 दिन तक जो है, पहले वाले दिन से जो ये वाला, मैं यहाँ पे तीन कलर ले लेता हूँ, 3 कलर में आपको समझाऊंगा। ये जो ब्लू वाला कलर है, यह पहला वाला, ब्लू वाला जो है पहला वाला है, यानी पहला वाला ग्रुप जिसको पुनर्बंधन दिया गया है। यह ब्लू वाला क्या किया, यह 17 दिन तक आते आते, यहाँ तक 17 दिन तक आते आते इसने कोशिश करी, यहाँ तक पहुंचा। अब यानी 17 दिन तक वो यहाँ तक पहुंच गया, इसको जहां तक पहुंचना था वहां तक नहीं, बट यहाँ तक वो पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा। और जो बी वाला ग्रुप है, बी वाला ग्रुप जिसको कि कोई पुनर्बंधन लिया गया, दूसरा वाला ग्रुप बगैर पुनर्बंधन, यहाँ पे पुनर्बंधन, यहाँ पे बगैर पुनर्बंधन। तो बगैर पुनर्बंधन को दिया गया, तो ये क्या किया, देखा गया कि ये भी सेम आ रहा है, बट ये क्या किया, ये यहीं तक जाकर के रुक गया, 11 दिन तक यह रुक गया। और यहाँ इसके बाद इसने प्रयास नहीं किया। अब जो तीसरा वाला ग्रुप था, जिसको कि पुनर्बंधन 11 दिन के बाद दिया गया, पुनर्बंधन तो दिया गया 11 दिन के बाद, 11 दिन के बाद दिया गया। तो देखा गया कि यह जैसे ये 2 वाले कर रहे थे, वैसे ही तो इन्होंने भी किया। बट जैसे ही 11वें दिन के बाद पुनर्बंधन मिला, वह सेम ये इनसे तेज भाग करके यहाँ आ गए, इनसे तेज भाग करके यहाँ पहुंच गए,
इनकी जो लर्निंग हो गई यह किससे हो गई, यह ए वाले से भी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताने की कोशिश करी कि यह इस ग्राफ से भी और इस प्रयोग से भी और इस प्रयोग से भी उन्होंने, टॉलमैन ने यही बताने की कोशिश करी कि सीखते समय व्यक्ति सीखता तो जरूर है, वातावरण से सीखता जरूर है, वह सीखा हुआ चीज भले उस टाइम पे प्रयोग में ना आए तो यह नहीं है कि वह लुप्त हो जाती है, मतलब वह हट जाती, बिल्कुल गायब हो जाती है, वो उसके सुसुप्तावस्था में रहती है, वह एक जगह पे बैठी रहती है। जब उसका उपयुक्त समय आता है तो उपयुक्त समय आने पर उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए होती है क्या, लेटेंट लर्निंग। तो बच्चों को सिखाना जरूरी है। बच्चे जो भी अपनी इंद्रियों से, जो भी वातावरण से, जो भी चीजों से वह सीखते हैं उसको रखते हैं अपने मस्तिष्क में, और जब समय आता है तो समय का उस समय पे उसको प्रयोग करते हैं। इस तरह से इन्होंने ये सीखने का एकीकृत बनाम आणविक और संपुष्टि बनाम पुनर्वन, स्थानापन्न त्रुटि, पुनर्वन प्रत्याशा, स्थान बनाम अनुक्रिया और अव्यक्त सीखना, ये तो दिया ही। साथ में उन्होंने एक चीज और दी हुई थी, उन्होंने एक चीज और इसी में एक बात और बताई हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो सीखना है वह सीखना मध्यवर्ती चरों के बीच में होता है, मध्यवर्ती चरों के बीच में होता है। मध्यवर्ती चर मतलब क्या, कि वह कौन कौन सी चीजें उसमें है, उद्दीपक कौन कौन सा है, तो एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक को देख करके भी वहां पे लर्निंग होती है, एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक को देख करके भी वहां पे लर्निंग होती है। तो एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक कितना रहेगा, चर क्या क्या है उसमें, कौन कौन से चर हैं वहां पे, वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, चर मतलब वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, वो वातावरण की चीजों को भी, यानी वो भूखा है तो भूखा रहेगा तो काम करेगा, भूखा नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। उद्दीपक अगर उसके पर्याप्त होगा, उसके जैसा होगा तो काम करेगा, उद्दीपक अगर उसके जैसा नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। जैसे इसमें क्या कहा गया, इसमें एक बात और कही गई कि इसी में एक दिखाया गया कि जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, मतलब वही चूहे को चाहिए कि कुछ भोजन चाहिए, मान लीजिए उसको चोकर चाहिए, चूहा जो है चोकर खा सकता है। अब चोकर की जगह पे अगर आप उसको चुकंदर रख देंगे, चोकर की जगह पे चुकंदर रख देंगे तो वह नहीं खाएगा, वह नहीं खाएगा, नहीं काम करेगा। तो ऐसे ही वह वहां पे वह भी जो उसके उद्दीपक को प्रेरित कर सकती है, वह भी वहां पे उसको मध्यवर्ती चरों के बीच में भी वह सीख सकता है। तो ऐसे मध्यवर्ती चर क्या होंगे, उसके बीच में लर्निंग कैसे होगी, दोनों के बीच में जब दोनों उद्दीपक एक जैसे होंगे, दोनों एक जैसे होंगे तब जाकर के वहां पे लर्निंग होगी। तो यहाँ पे मध्यवर्ती चर को भी उन्होंने समझाने का काम किया हुआ था। चलिए, इतना हमने समझ लिया। अगर ये हो गया हो तो आप लोग इसका स्नैप ले सकते हैं, आप लोग इसका स्नैप ले लीजिए। ये मैंने आपको एक ही बोर्ड में सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, आप यहीं से देख सकते हैं पूरा। तो सीखने का अर्थ, एकीकृत बनाम आणविक, संपुष्टि बनाम पुनर्वलन, स्थानापन्न प्रयत्न एवं त्रुटि, पुनर्वन प्रत्याशा, अनुक्रिया बनाम स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम, अव्यक्त सीखना, लेटेंट लर्निंग। ये मैंने आपको एक ही ग्राफ में समझा दिया। अगर आप स्नैप ले सकते हैं तो स्नैप ले लीजिए, जैसे भी लेना हो आप ले लीजिए। चलिए, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहां से पढ़ना है अधिगम के नियम, अधिगम के नियम। अधिगम के नियम पढ़ना, चलिए पूरा मिटा देते हैं फिर नया बनाएंगे। ऐसे ही आपको भी समझा देते हैं अधिगम के नियम। अधिगम के कुल 6 नियम बताए हैं टॉलमैन जी ने। तो टॉलमैन जी ने अधिगम के 6 नियम बताए हैं, उनके नियम समझ लेते हैं। टॉलमैन के अधिगम के 6 नियम क्या है, टॉलमैन के नियम। टॉलमैन के अधिगम के 6 नियम। तो टॉलमैन के अधिगम के नियम, टॉलमैन के अधिगम के नियम, टॉलमैन के अधिगम के नियम। चलिए, अधिगम के नियम जो है, ये अधिगम के नियम उन्होंने कुल 6 विभिन्न प्रकार के नियम बताए हैं, और 6 विभिन्न प्रकार के नियम उन्होंने कहा बताए हैं, उनकी एक पुस्तक थी। उनकी पुस्तक थी, मैं यहीं पे लिख देता हूं। उनकी पुस्तक थी, जो कि पुस्तक क्या थी, उनका एक प्रकाशन था, उनका एक आर्टिकल था, जो शोध पत्र था, उसको कहेंगे शोध पत्र। वो एक शोध पत्र था 1949 में। कब, 1949 में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ। शोध पत्र का नाम क्या था, तो शोध पत्र का नाम था देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग।
का नाम था देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग। देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग। ये उनकी एक शोध पत्र था उनका, अब प्रकाशित हुआ 1949 में। इसी में इन्होंने छह प्रकार के जो है वो नियम बताए। इसी में छह प्रकार के नियम बताए। वो छह प्रकार के नियम क्या थे वो देख लेते हैं। छह प्रकार के नियम क्या थे उसको समझ लेते हैं। छह प्रकार के नियम क्या है टॉलमैन जी? एक नियम, दो नियम, तीन नियम, चार नियम, पांच नियम और छह नियम। चलिए छह नियम है, छह नियम को समझते हैं। पहले नियम को उन्होंने कहा कैथेसिस। पहले नियम को जो उन्होंने कहा उसका नाम दिया उन्होंने कैथेसिस। कैथेसिस बताया, का नाम दिया कैथेसिस। कैथेसिस क्या होता है इसको समझाते हैं। कैथेसिस का दूसरे का नाम दिया उन्होंने तुल्यता विश्वास। तुल्यता विश्वास। तीसरे का नाम उन्होंने दिया क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा। चौथे का नाम उन्होंने दिया क्षेत्र संज्ञान ढंग। क्षेत्र संज्ञान। और पांचवें का नाम दिया उन्होंने प्रणोद विभेदन। प्रणोद विभेदन। और जो छठवां था उसका नाम दिया उन्होंने पेशीय प्रारूप। पेशीय प्रारूप। चलिए ये दिया क्यों, कैसे दिया, किस प्रकार से दिया, इसकी चर्चा करते हैं। ये क्यों दिया, कैसे दिया, किस प्रकार से दिया, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए तो उन्होंने जो दिया सबसे पहला कैथेसिस। जिन्होंने कैथेसिस दिया, कैथेसिस में क्या बताया उसकी चर्चा कर लेते हैं। कैथेसिस कैथेसिस चलिए इसकी चर्चा करेंगे, एक एक करके आगे चलते चलेंगे। कैथेसिस में क्या बताया इन्होंने? कैथेसिस में बताया कि यहाँ पे टॉलमैन ने कहा कि जो भी व्यक्ति के अंदर में जो अर्जित गुण होते हैं, अर्जित जो गुण होते हैं उसी से वह कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करता है। जो उसके अंदर अर्जित गुण होते हैं उसी अर्जित गुण के आधार पे वह कुछ किसी विशेष चीजों को वह सीखता है या उसी से संबंधित करता है। यहाँ पे उन्होंने कहा अर्जित गुण क्या होते हैं उसके अंदर में। अर्जित गुण चलो इसको समझ लेते हैं। पेन हमारी। उन्होंने कहा अर्जित गुण के आधार पे, ध्यान से समझिएगा इसको, अर्जित गुण के आधार पर, अर्जित गुण के आधार पे कुछ विशेष वस्तुओं को कुछ विशेष प्ररोधों से संबंधित करता है। के आधार पर क्या करता है, कुछ विशेष वस्तुओं, विशेष उद्दीपक की बात करें, कुछ विशेष उद्दीपक, कुछ विशेष उद्दीपक को वह संबंधित करता है। किसी विशेष उद्दीपक को वह संबंधित करता है, किससे? वह संबंधित करता है विशेष प्रणोदों से। कुछ विशेष प्रणोदों से, प्रणोद मतलब डिराइव, डिराइव मतलब भूख, इच्छा, ये सब प्रणोदों से क्या करता है, संबंधित करता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण की चर्चा, इसी में उदाहरण की चर्चा हो जाएगी। या यहीं पे ले लें उदाहरण, तो ये आपको समझ में रहेगा, वो मिटा दूंगा तो सकता ना समझ में रहेगा। यहाँ पे हम कई जगह को उदाहरण लेते हैं, ध्यान करिएगा, कि देखते हैं आप लोग देखते हैं, खान पान की बात करते हैं। खान पान, अगर यहाँ पे एक जगह रखा हुआ है, एक इलाका है, ध्यान करिएगा,
एक यहाँ पे गुजराती लोग हैं, एक तरफ गुजराती लोग हैं, ध्यान करिएगा, एक तरफ गुजराती लोग हैं, दूसरी तरफ जो है मारवाड़ी लोग हैं, दूसरी तरफ मारवाड़ी है, और तीसरी तरफ बंगाली है, बंगाली है। यहाँ पे यहाँ पे हमने भोजन रख दिया, डिश रख दी, भोजन रख दिया। एक में रखा हमने खाखरा, एक एक में है क्या, मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैं डिश रख रहा हूं, ये डिश में बना दे रहा हूं। चलिए, ये डिश है अलग, ये तीन प्रकार के डिश है, ध्यान करिएगा, तीन प्रकार की डिश है। खाने में यहाँ पे खाखरा, खाखरा जलेबी, खाखरा जलेबी है। दूसरी तरफ हमने कहा, दूसरे में हमने कहा दिया कि मच्छी और भात है, मछली और भात, मछली और भात है। और तीसरी तरफ हमने कह दिया कि तीसरी तरफ जो है वह वहां का दाल बाटी चूरमा है, दाल बाटी चूरमा है। अब बताइए, ये दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा कौन खाएगा? तो ऑब्वियसली दाल बाटी चूरमा कौन खाएगा? मारवाड़ी लोग। बंगाली लोग क्या खाएंगे? बंगाली लोग मछली भात, क्योंकि वहां पे मछली भात ज्यादा होता है, वहां समुद्र समुद्र के इलाके के है, तो वहां पे मछलियां ही आती हैं, और वहां पे मतलब बारिशों का रहता है, तो चावल वहां पे होता है, तो मछली भात खाएंगे। गुजराती लोग क्या खाएंगे? गुजराती लोग खाखरा जलेबी खाएंगे। ये कहां से आया? ये इनके शुरू से ही, इनके शुरू से ही वही जो कहा जा रहा है अर्जित, यहाँ पे अर्जित गुड़। अर्जित गुड़ क्या है? वो उनके दादा परदादा से, उस जमाने से वहां पे वही हो रहा है, वही हो रहा, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे मछली भात, वहां पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे यही खाएंगे, यही खाएंगे, इनके अलावा और कुछ नहीं। मतलब यहाँ जो चीज होगी वही खाएंगे ना, जो वस्तु उपलब्ध होगी वही खाएंगे। जैसे आप बात करें कि कोई कोई एक व्यक्ति है, खाने की बात कर रहे हैं, खाने की बात करें, कोई एक जंगल में रहता है, कोई एक जंगल में रहता है, तो जंगल में रहने के लिए या फिर समुद्र के किनारे रह रहा है या नदी के किनारे रह रहा है, तो नदी के किनारे रहेगा तो क्या खाएगा? नदी में से जो निकल करके, पानी में से जो निकल करके आएगा वही खाएगा, मछली हो या जो भी हो वो चीज वही खाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उस खाने का आदी हो जाता है। लोग कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्राणी, अलग अलग उनका खान पान होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि उनकी अर्जित गुण वही हो जाते हैं, उनका अर्जित गुण वही हो जाता है। उसी अर्जित गुण के आधार पर व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। उसी को उन्होंने कहा कैथेसिस, इसी बात को उन्होंने कहा कैथेसिस, कि अर्जित गुण के आधार पे व्यक्ति विशेष उसका जो उद्दीपक होता है उसी से संबंध बना लेता है अपने सीखने को, उसी से संबंध बना लेता है अपने सीखने को, या उनके प्रणोदों को, उनकी इच्छा को, उनकी इच्छा को उसी से संबंध कर लेता है। जैसे वापस से हम देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं क्या है कि ये क्या है, यहाँ पे उद्दीपक क्या है? उद्दीपक यहाँ पे ये है, उद्दीपक यहाँ पे ये सारे उद्दीपक है। देखिए यहाँ पे सारे उद्दीपक है, ये भी उद्दीपक, ये भी उद्दीपक, ये भी उद्दीपक। अब यहाँ पे प्रणोद क्या होंगे? प्रणोद इनकी इच्छा है, ये गुजराती की इच्छा क्या है, क्या खाएंगे, मारवाड़ी की इच्छा क्या खाएंगे, बंगाली की इच्छा क्या खाएंगे। अब इनकी इच्छा के आधार पे इन दोनों के अंदर में क्या होगा? संबंध होगा। रख दिया भोजन। अब ये यहाँ पे इन दोनों लोगों को कह दो कि भाई फाफड़ा और जलेबी खा लो, तो खाखरा जलेबी खा लो, तो खाखरा जलेबी खाएंगे नहीं, बोलेंगे भाई इतने से पेट ही नहीं भरेगा, हमको मच्छी भात चाहिए, हमको जो है दाल बाटी चूरमा चाहिए, तब भरेगा हमारा। तो ऐसे में अब इनको अगर ये खिला दोगे, बोले कि ये राम 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 राम, मच्छी तो खाएंगे नहीं, मच्छी नहीं खाते हम, तो ये क्या है, वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उनका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी डिराइव्स अलग है, उनकी इच्छा अलग है। तो इच्छा के आधार पे सिखाना, इच्छा के आधार पे सिखाना, इच्छा जो उसके अंदर में है उस आधार पे सीखने को ही कहा गया क्या? कैथेसिस। बच्चे की इच्छा क्या है? मैथ सीखता है बच्चा, साइंस सीख रहा है बच्चा, आर्ट सीख रहा है बच्चा, सिंगिंग में कहाँ आगे है, उसकी इच्छा क्या है? उसी इच्छा के आधार पे जो डिराइव है वो डिराइव को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है। जैसे एक एग्जांपल और दे आपको, ये भी एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, वह रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, और वह जो है वह या तो सुरती पान मसाला खाने वाला है, या फिर वो जो है वो ड्रिंक करने वाला है। तो ये चाहे वो सुरती पान मसाला खाने वाला है, तो रास्ते में जाएगा तो जाते जाते हर जगह उसकी निगाह और कहीं नहीं पहुंचेगी, उसकी निगाह कहीं और नहीं पहुंचेगी, उसकी निगाह कहां पहुंचेगी? बस दुकान पर, वही दुकान जहां पे लिखा होगा पान मसाला की दुकान, पान मसाला की दुकान, वही पान मसाला की दुकान ही उसको दिखेगी, और कोई दुकान नहीं दिखेगी। वहां होटल भी होगा, वहां पे जो है बार भी होगा, वहां पे कपड़े की दुकान होगी, मिठाई की दुकान होगी, उसको और कुछ नहीं दिखेगा, उसको कहीं कुछ नहीं दिखा। एकदम छोटी सी गुमती में भी रहेगा ना, छोटी सी गुमती में, तभी भी उसको पान मसाला की दुकान दिख जाएगी, छोटी सी गुमटी, क्योंकि उसका अटेंशन है कहाँ, उसकी इच्छा कहाँ है, उसकी डिराइव कहाँ है? उसकी डिराइव है उस पे पान मसाला खाने पर। वो पान मसाला खाने पर इतने समाज के लोग रहेंगे,
समाज में हजारों लोग रहेंगे, हजारों लोग रहेंगे। मेरे पास बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है, ट्रेन में आते जाते, बहुत जगहों पे जाते आते, बसों में आते जाते हमने देखा है कि जो पान मसाला सुर्ती खाने वाले हैं ना, वो पान मसाला सुर्ती खाने वालों को पता नहीं कहां से ढूंढ लेते हैं, सूंघते हैं क्या कि उनकी जेब में चुनौती है कि नहीं है, और सूंघते हैं, सूंघते जैसे ही कहेंगे भैया है क्या, लाओ ना दे दो जरा, थोड़ा सा दे दो, तो ऐसे वो सूंघते हैं। ऐसे जो जो पीने खाने वाले लोग हैं, वो पीने खाने वाले भी लोग जो है अपना व्यवस्था बना लेते हैं, तो उनकी चीज वही दिखती है। वही कहा गया क्या, इसी को कहा गया कैथेसिस। कैथेसिस कहा गया है कि उसकी डिराइव जो उसकी इच्छा है, उसी इच्छा के आधार पे व्यक्ति अपने उद्दीपक को अपनी इच्छा के आधार पे जोड़ लेता है, और ऐसे ही जोड़ करके सिखाने की जरूरत होती है। ऐसे ही जोड़ करके सिखाने की जरूरत होती है बच्चों को, कि बच्चों की क्या इच्छा है, बच्चा क्या चाहता है, उसी चाहने के आधार पे उसको उद्दीपक वैसा प्रदान करना। वह सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, सिंगिंग में जाना चाहता है, डांस में जाना चाहता है, मीटिंग में जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, उसी आधार पे उसको जोड़ना। तो ये उन्होंने कहा कैथेसिस, एक एग्जाम्पल था कैथेसिस का। चलिए आगे बात करते हैं तुल्यता विश्वास की। तुल्यता विश्वास की बात करते हैं। अब तुल्यता विश्वास में क्या है, तुल्यता विश्वास में है कि वह जो है वह अपने अधिगम का जो यहाँ पे इक्विवेलेंसी, यहाँ पे बात कर लें इसका, आपको अंग्रेजी लिख दें, इक्विवेलेंस बिलीफ। में इंक नहीं है। इक्विवेलेंस बिलीफ, अब यहाँ पे इक्विवेलेंस बिलीफ क्या है कि यहाँ पे जो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है वह सामाजिक भूमिका पर अधिक प्रभावी होती है। जो उसकी इच्छा है, जो यहाँ पे सीखना है, वह सीखना सामाजिक भूमिका पर, सामाजिक उसकी दैहिक भूमिका से ज्यादा जो है सामाजिक भूमिका पर ज्यादा प्रभावी होती है, सामाजिक भूमिका पर ज्यादा प्रभावी होती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बच्चा जो है वह क्या है, यहाँ पे सीखने के लिए करेगा क्या। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यह एग्जाम्पल देता हूँ कि उसकी इच्छा है भाई खेल कूद करना। ध्यान करिएगा, एक बच्चा यहाँ पे, एक बालक यहाँ पे है, एक बालक यहाँ पे, दोनों को हम तुलना करके बताते हैं, तुल्यता विश्वास। एक बालक है जो कि खेलने में माहिर है, खेलने में है, और एक बच्चा पढ़ने में है, पढ़ने में। एक बच्चा खेलने में है, दूसरा पढ़ने में है। ये खेलने वाला जब भी अपना एक्ट करेगा तो खेलने पर करेगा। इसकी डिराइव, इसके अंदर की इच्छा, इसकी अंदर की इच्छा जो है वह कैसी है, दैहिक प्रणोद क्या है, इसका दैहिक प्रणोद, ये इसके सभी क्या है, ये इसके दैहिक प्रणोद है, यानी इसके फिजिकल डिराइव्स हैं। इसके क्या है, ये फिजिकल डिराइव्स हैं, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल डिराइव्स, फिजिकल डिराइव्स। ये इसके अंदर की क्षमता है कि ये दौड़ सकता है, या खेल सकता है, या पढ़ सकता है, इसके अंदर की क्षमता है। बट करते क्या है ये, बच्चों में यह प्रेरित ना होकर के, बच्चों में यह प्रेरित ना होकर के बच्चों में दूसरा प्रेरित होता है। बच्चों में दूसरा प्रेरित होता है क्या, उनके माता पिता, यह क्या करते हैं, माता पिता से, पिता से या समाज से, माता पिता से या समाज से प्रेरणा लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, या रिवॉर्ड पाने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए या रिवॉर्ड पाने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए या रिवॉर्ड पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए क्या करते हैं, वो उस हिसाब का काम करते हैं, वो उस हिसाब का काम करते हैं कि माता पिता अगर कहते हैं, माता पिता ने कहा कि बेटा खेलना नहीं है, बेटा पढ़ना है, बेटा खेलना नहीं है, बेटा पढ़ना है, तो माता पिता ने अगर पढ़ने पर उसको प्रोत्साहित किया, पढ़ने पर प्रोत्साहित किया, तो बच्चा क्या है, खेलना भूल जाएगा, पढ़ने पर ध्यान देने लगेगा। बच्चा खेलने पर ध्यान नहीं, पढ़ने पर ध्यान देने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसको रिवॉर्ड, उसको सम्मान कहाँ मिल रहा है, उसको समाज कहाँ स्वीकार कर रहा है, उसको समाज जो है वह समाज स्वीकार कर रहा है उसके पढ़ने पर, समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है उसके खेलने पर, खेलने पर उसको स्वीकार नहीं कर रहा, उसको पढ़ने पर स्वीकार कर रहा है। अगर पढ़ने पर ना करे, समाज उसको खेलने में स्वीकार करने लगे, तो बच्चा कहाँ जाने लगेगा, खेलने में जाने लगेगा। तो यहाँ पे उसकी जो फिजिकल डिराइव है, फिजिकल डिराइव में सीखना, फिजिकल डिराइव से ना होकर के सामाजिक डिराइव होती है, सामाजिक आवश्यकता के आधार पर होती है। यहाँ पे सीखने में सामाजिक भूमिका ज्यादा निभाती है, उसकी खुद की भूमिका, फिजिकल भूमिका कम निभाती है। यहाँ पे इन्होंने यही बताया, यहाँ पे इक्विवेलेंस बिलीफ कहा कि दो चीजें हैं, दो बातें हैं, एक तो उसकी समाज है, एक तो उसका फिजिकल नीड है, और दूसरा उसका सामाजिक नीड है।
एक है फिजिकल डिराइव और दूसरा क्या है, सामाजिक डिराइव, सोशल डिराइव। सोशल डिराइव, तो यहाँ पे ये हावी कौन होता है, ज्यादा ज्यादा भारी कौन होता है, ज्यादा भारी होता है ये सोशल डिराइव, यहाँ पे ज्यादा भारी होता है, फिजिकल डिराइव यहाँ पे कम पड़ जाता है। फिजिकल यहाँ पे इक्विवेलेंसी की बिलीफ बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुल्यता विश्वास में देखते हैं कि कौन सा ज्यादा है, यहाँ पे ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो ज्यादा है। अगर समाज इसको इसके खेलने में विश्वास करता है तो खेलने में वो ज्यादा प्रेरित होएगा, और समाज अगर इसके पढ़ने में उसको प्रेरित कर रहा है, पढ़ने में उसके आगे बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे यह जो है वहां पे हो जाता है, यहाँ पे पढ़ने में बच्चा आगे हो जाता है। यानी समाज यहाँ पे ज्यादा भूमिका निभा होता है, समाज यहाँ पे सामाजिक प्रणोद जो है वो यहाँ पे इसको ज्यादा प्रेरित करता है। यहाँ पे ये बताया गया कि समाज को आगे बढ़ाना। आगे चलिए बात करते हैं क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा की बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो मैंने पीछे बताया था एसएस, वो ये एसएस यहाँ पे, एसएस यहाँ पे क्षेत्र प्रत्याशा में, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र प्रत्याशा में क्या कहा गया है कि वह जो प्राणी जो है, प्राणी क्या करता है, इसमें बताया गया वो एक उद्दीपक को देकर के दूसरे उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होती है। क्षेत्र प्रत्याशा में क्या कि एक उद्दीपक, यहाँ पे एक उद्दीपक है एस और दूसरा उद्दीपक है यस, यानी एक उद्दीपक को देख करके दूसरा उद्दीपक पाने की कोशिश करता है। यहाँ पे उन्होंने प्रयोग में वही सारे मैंने पीछे प्रयोग बताया कि यहाँ पे अगर एक प्रयोग है, यहाँ पे यह चल रहा है, चलने के बाद यहाँ से यह चल रहा है, ये एक जो है उद्दीपक यहाँ रखा हुआ है, ऐसे आगे का उद्दीपक यहाँ पे है, दीपक यहाँ रखा हुआ है, तो ये जाकर के क्या करेगा, यहाँ से यहाँ अगर इधर रास्ता है, इधर बंद है, इधर बंद है, तो यहाँ से घूम करके ये इसको प्राप्त कर लेगा, प्राप्त करके ये जाकर के यहाँ से इसको भी प्राप्त करेगा। यानी एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित होता है, तो इसकी फील्ड एक्सपेक्टेंसी होती है। फील्ड एक्सपेक्टेंसी होती है, इसी को कहा गया क्या, एस एस, यानी उद्दीपक से उद्दीपक को प्राप्त करना, इसी को कहा गया क्षेत्र प्रत्याशा या फील्ड एक्सपेक्टेंसी, इसी को कहा गया फील्ड, इसको कहा गया फील्ड एक्सपेक्टेंसी कि एक उद्दीपक है, यहां से निकल करके इसने एक उद्दीपक प्राप्त किया, एक उद्दीपक प्राप्त किया, दूसरे उद्दीपक को पाने की वह इच्छा रखता है, दूसरे उद्दीपक को पाने की इच्छा रखता है, तो उद्दीपक को देकर के किसी दूसरे उद्दीपक आने की प्रत्याशा करना, उद्दीपक को देखकर किसी दूसरे उद्दीपक के आने की प्रत्याशा, यानी उम्मीद करना, प्रत्याशा करना। अगर उसको दूसरा उद्दीपक नहीं मिला, अगर उसको दूसरा उद्दीपक नहीं मिला तो एक थोड़ी कोशिश और करेगा, फिर बाद में कोशिश नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, जो कि हमने पढ़ा हुआ था पीछे जो प्रयत्न और त्रुटि में पढ़ा हुआ था कि वहां पे वह प्रयत्न कब करेगा, एसएस को ध्यान में रख करके करेगा। अगर एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक मिला तब जाकर के वह लर्निंग होगी, नहीं तो वह लर्निंग नहीं होगी, आगे जाकर के वह रुक जाएगा। वह लर्निंग होगी बट वह लैटेंट लर्निंग के रूप में रहेगी, आगे नहीं जाएगी। तो इसी से यहाँ पे इन्होंने कहा है एस अस, यह कभी प्रश्न पूछा जाता है, एस अधिगम किसने दिया, एस अधिगम किसने दिया, यह प्रश्न आता है कभी कभी, ये छोटे मतलब बहुत ही बारीक प्रश्न है बट आते हैं। एस अधिगम किसने दिया, तो आप कहेंगे किसने, वह किससे संबंधित करता है, तो वो फील्ड एक्सपेक्टेंसी से संबंधित करता है और इसको टॉलमैन ने दिया हुआ है। यह फील्ड एक्सपेक्टेंसी से संबंधित करता है और इसको टॉलमैन ने दिया हुआ है। ये याद रखिएगा, प्रश्न आते हैं, बारीक प्रश्न में ये आते हैं। पहले बात करते हैं क्षेत्र संज्ञान ढंग की, क्षेत्र संज्ञान ढंग की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति अपना कार्य करता है, परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति अपना कार्य करता है। फील्ड कॉग्निशन मोड, इसको कहते हैं फील्ड कॉग्निशन मोड। फील्ड कॉग्निशन मोड, अभी फील्ड कॉग्निशन मोड क्या है, यहाँ पे जो लर्निंग होती है, वो लर्निंग कैसी होती है, तो लर्निंग जैसी समस्या होती है उस समस्या को समझने के लिए जो चीजें जरूरत होती है वो वैसा कार्य करने लगता है। जो जरूरत होती है, किसी से मिलना है, किसी से जुड़ना है, किसी से बातचीत करनी है, या ऊपर चढ़ना है, नीचे चढ़ना है, यहाँ पे जो प्रयोग होगा सारे प्रयोग चूहों पर हुए, चूहों पर ज्यादा इन्होंने मेज का प्रयोग किया, ज्यादा भूल भुलैया का प्रयोग किया, उसी भूल भुलैया में इन्होंने प्रयोग करके इन्होंने सीखा, इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके बताया कि जो व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, वो प्राणी अपने जो उसके प्रत्यक्ष जो क्षेत्र होते हैं, उस प्रत्यक्ष क्षेत्र में रह करके
रह करके नई समस्या को समझने और हल करने की कोशिश करता है और व्यूह रचना बनाता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्राणी प्राणी जिस परिस्थिति में रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है उसे समझकर उसे समझकर सॉरी, एक इमरजेंसी कॉल था, वो लेना जरूरी था। हम बात कर रहे थे फील्ड कॉग्निशन मोड की। तो फील्ड कॉग्निशन मोड में क्या होता है कि जिस प्राणी जिस परिस्थिति में रहता है उसको समझ करके वैसा ही क्रिया करता है और वैसी व्यू रचना बनाता है, वैसी वह व्यू रचना बनाता है, उसे समझ करके उसी आधार पर व्यू रचना बनाता है, व्यू रचना बनाता है, व्यू रचना बनाता है और सीखने की कोशिश करता है। तो यही उसको कहा गया है फील्ड कॉग्निशन मोड। तो जहां पे जैसी भी परिस्थिति हो, जिस भी सिचुएशन में हो, मान लीजिए वह एक एक हमने वहां पे आपको पढ़ाया हुआ था, एक मैंने आपको प्रयोग दिखाया हुआ था कि यहाँ पे वह यहाँ से इस तरह से वो छोड़ते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे उनका भोजन के लिए रख देते हैं। टॉलमैन जी एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में यहाँ से चूहे को छोड़ते हैं, चूहे को पहली परिस्थिति में छोड़ते हैं तो चूहा ऐसे ही चला जाता है। दूसरी परिस्थिति में यहाँ पे पानी भर देते हैं, तो पानी भर देते हैं तो क्या हुआ, चल करके चूहा जाएगा, चूहा चल करके जाएगा, चूहा चल के जाएगा तो डूब जाएगा तो मर जाएगा। वहां पे चूहा क्या कर रहा है, अब चूहा वहां पे तैर रहा है, चूहा तैर करके जा रहा है। तो उसने क्या किया, परिस्थिति के आधार पे अपनी व्यू रचना बदल दी, व्यू रचना उसने बदल दी कि हमको तैर करके चलना है, तैर करके चलना है और तैर करके चलना है। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, अगर हमको ये हमारा टाइम ज्यादा जा रहा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, और नहीं तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे हमें लगा कि हमारा एकदम एकदम किनारे है और हमारे पास समय कम है, काम ज्यादा है, तो अपने काम की क्षमता बढ़ा देंगे, काम की करने की क्षमता बढ़ा देंगे और स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड और क्षमता दोनों बढ़ा देंगे ताकि हम समय पर पहुंच जाए। यह क्या है, यही व्यू रचना है। तो व्यू रचना है, यह क्षेत्र संज्ञान भी वहीं पे आती है। क्षेत्र संज्ञान बताने का काम इसी आधार पे किया गया कि जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति को समझ करके उसके अनुरूप जो है उसको हल करने के लिए व्यू रचना बनाना वह आती है क्षेत्र संज्ञान ढंग में। यह भी सीखने का उन्होंने बताया हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रणोद विभेदन में बात करते हैं। प्रणोद विभेदन की बात करते हैं। इस प्रणोद विभेदन में उन्होंने बताया कि जैसे प्रणोद विभेदन को यहाँ पे लिख लेते हैं, डिराइव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, डिराइव डिस्क्रिमिनेशन, डिराइव डिस्क्रिमिनेशन यानी इसके पास अलग अलग प्रकार के, मैंने यहाँ समझाया था, देखिए एक डिराइव यहाँ पे, एक डिराइव यहाँ पे, एक डिराइव यहाँ पे, अलग अलग प्रकार की डिराइव हैं। कोई खाने में है, कोई पीने में है, कोई जो है कोई नृत्य में है, कोई डांस में, सबके अलग अलग डिराइव हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, सबके अलग अलग प्रणोद है। तो उस प्रणोद को ध्यान में रखते हुए किसी ने कहा भाई
मान लीजिए हम यहाँ पे अलग अलग उपाय ले लेते हैं, अलग अलग उपाय लेते हैं। एक बच्चे को जो है वो ड्राइंग करना है, एक बच्चे को सिंगिंग करना है, एक बच्चे को दौड़ना है, एक बच्चे को खेलना है। तो बच्चा अलग अलग जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा वह एक्ट करेगा। अगर ड्राइंग में है तो ड्राइंग की तरफ जाएगा, ड्राइंग में है तो ड्राइंग की तरफ जाएगा। तो वह क्या करेगा, वह दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो उन दोनों में क्या कर रहा है, वह विभेद कर रहा है। एक प्रणोद से दूसरे प्रणोद की तरफ वो दोनों में विभेद करके जो सबसे अच्छा है वो उसको चुन करके वैसी अनुक्रिया करता है। तो ये यहाँ पे कहा गया डिराइव मतलब प्रणोद विभेदन में उसकी इच्छा के अनुसार, उस प्राणी में उसकी इच्छा के अनुसार विभेद करते हुए वह विशेष प्रकार की अनुक्रिया करना सीखता है। प्रणोदों के आधार पर, प्रणोदों के आधार पर उनमें विभेदन करते हुए, विभेदन करते हुए एक विशेष अनुक्रिया करता है, एक विशेष अनुक्रिया करता है। यानी जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके उपयुक्त है वही उपयुक्त वह करता है। जिसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिराइव्स हैं और अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस हैं। तो स्टिमुलस में वह जो इसकी इच्छा होगी वही करेगा, उसकी जो इच्छा सभी में डिस्क्रिमिनेशन करेगा, सभी में डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ये सभी में डिस्क्रिमिनेशन करेगा और ये को चुन करके वह कार्य करेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी वह अलग अलग इच्छाओं में, रीडिंग का हो, राइटिंग का हो, किसी भी प्रकार का हो, डिराइव उसकी चाहे जैसी भी हो, उसे खाने की हो, पीने की हो, जो भी उसकी अंदर की इच्छा है, उस इच्छा के आधार पे वो उसको एक को चुन करके वही उसी आधार पे वो कार्य करने की कोशिश करेगा। यह कहा गया डिराइव डिस्क्रिमिनेशन या प्रणोद विभेदन। चलिए बात करते हैं पेशी प्रारूप की। पेशी प्रारूप में क्या कहा गया कि यह जो भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है वह सब कुछ कैसे करता है, वह सब कुछ उसके पेशी व्यवहार पर होता है, उसके मोटर पैटर्न पर होता है। वह मोटर पैटर्न कैसे कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति दौड़ सकता है, एक व्यक्ति दौड़ने में माहिर है तो क्या करेगा, वह दौड़ेगा। एक व्यक्ति बहुत बढ़िया सा, देखते हैं अक्सर कहा जाता है कि राइटिंग बहुत बढ़िया किसकी होती है, इसकी फाइन मोटर बहुत अच्छा होता है। अगर अगर आपको फाइन मोटर डेवलप करना है, अगर आपको फाइन मोटर डेवलप करना है तो आपके जो मसल्स हैं, जो ये इनको, तो लोग कहते हैं कि आटा गूंथो या बहुत सारे ऐसे काम करो जिससे कि आपका फाइन मोटर बढ़िया हो जाए। तो ये फाइन मोटर जितना बढ़िया होगा उतनी आपकी राइटिंग अच्छी होगी, उतना ही आपको पकड़ने में कैच करने में जो जो फाइन मोटर के काम है वो अच्छे होंगे। तो कुछ लोग फाइन मोटर में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ग्रास मोटर में अच्छे होते हैं। तो यही फाइन मोटर और ग्रास मोटर के आधार पर सीखना, वो भी यहाँ पे बताया गया कि पेशी प्रारूप उसका कैसा है, उसका मोटर पैटर्न कैसा है, बच्चे का या उस व्यक्ति का या उस प्राणी का मोटर पैटर्न करना कैसा है, वो उसी हिसाब से कार्य करता है। मान लीजिए चूहा चूहा क्या करेगा, कुतरेगा, चूहा कुतरेगा और चूहा बहुत तेज दौड़ सकता है। एक हल्का प्राणी है, खरगोश हल्का प्राणी है। अब वही बात करें कि हाथी हाथी क्या करेगा, हाथी इतना नहीं दौड़ पाएगा क्योंकि उसका पेशी प्रारूप इतना नहीं है, उसका शरीर भारी हो तो उतना नहीं दौड़ पाएगा। तो जो व्यक्ति जैसा है, जो व्यक्ति जैसा उसका पेशी प्रारूप है उसी हिसाब से वह कार्य करता है। यहाँ पे पेशी प्रारूप की भी बात करी गई कि सीखने में प्राणी के व्यवहार के साथ साथ में उसके पेशी प्रारूप भी जुड़ जाते हैं। प्राणी के सीखने के व्यवहार में उसके पेशीय प्रारूप, पेशीय प्रारूप भी जुड़ जाते हैं। ये जो है, ये क्या है, पेशी प्रारूप मतलब मोटर पैटर्न, मोटर पैटर्न। तो ये भी इसके क्या थे, ये 6 नियम थे। 6 नियम मैंने आपके सामने यहाँ पे समझाए। 6 नियम क्या थे, तो पहला नियम था कैथेसिस, सीखने का पहला नियम कैथेसिस। कैथेसिस में विशेष उद्दीपक के साथ में संबंध करता है विशेष प्ररोध को, और यहाँ पे तुल्यता यानी एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक के बीच में वो तुलना करके उसी हिसाब से आगे जाने की कोशिश करता है। और इसमें सामाजिक प्रणोद जो है वो ज्यादा भारी होते हैं, जो दैहिक प्रणोद होते हैं उससे, दैहिक प्रणोद से ज्यादा भारी सामाजिक प्रणोद होती है। इस पर उन्होंने चर्चा करी कि सामाजिक प्रणोद पर ध्यान करके वह सीखते हैं। यहाँ पे फील्ड एक्सपेक्टेंसी ने बताया कि एक उद्दीपक से को ध्यान में रखते हुए दूसरे उद्दीपक को सीखना, एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक को लर्निंग करना, उसी आधार पर लर्निंग होती है। तीसरी कहा गया एस अधिगम फील्ड एक्सपेक्टेंसी में। फील्ड कॉग्निशन में कहा गया कि जैसा फील्ड होगा, जैसा एरिया होगी जहां पे उसको छोड़ा जाएगा, जैसी सिचुएशन में छोड़ा जाएगा, उसको समझ करके अपना संज्ञान लगा करके व्यक्ति वैसा अनुक्रिया करता है, वैसी क्रिया करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया फील्ड कॉग्निशन मोड। डिराइव डिस्क्रिमिनेशन में कहा गया कि उसकी जैसी इच्छा है उस इच्छाओं को वो अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग प्रकार की इच्छाओं में वो विभेद करता है, विभेद करके एक अच्छी चीज को चुन करके वैसा ही वो प्रत्युत्तर करता है। और सीखने के व्यवहारों में उसका जो मोटर पैटर्न है वह ज्यादा काम करता है, ये भी उन्होंने समझाया। चलिए अब यहां से बात करेंगे हम
यहां से हम बात करेंगे किसकी, कुछ इसके जो शैक्षिक, इसके शैक्षिक कुछ अनुप्रयोग है, शैक्षणिक निहितार्थ। ये हमारा यहां तक खत्म होता है, शैक्षणिक निहितार्थ को ले लेते हैं, कुछ शैक्षणिक निहितार्थ। चलिए इतना हो गया, आप देख लीजिए, ये अगर हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्नैप ले लीजिए, जो भी करना है ले लीजिए। हो गया हो तो एक मैसेज कर दीजिए, हो गया तो आगे बढ़े। चलिए बस बहुत लास्ट है, अब एक स्लाइड और है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टॉलमैन के सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ। टॉलमैन के सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ क्या, उस पर चर्चा करेंगे। इतना सारा हमने सीख लिया कि टॉलमैन जी क्या कहते हैं। टॉलमैन जी कहते हैं कि व्यक्ति क्रिया करेगा, क्रिया करेगा, प्रयास करेगा, प्रयास करके सीखेगा, क्रिया करेगा, प्रयास करके सीखेगा और संज्ञान का यूज करेगा। उसके लिए उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किए, कई प्रकार की बातें बताई। यहाँ पे डिराइव जरूरी है, डिराइव जरूरी है, इच्छा जरूरी है, उसी इच्छा के आधार पे होगा। चलिए उन्हीं के आधार पे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या शैक्षणिक निहितार्थ दिया है। टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ। टॉलमैन के अधिगम का शैक्षणिक निहितार्थ। तो पहला ले लेते हैं, पहला शैक्षणिक निहितार्थ क्या है। पहला शैक्षणिक निहितार्थ है, इसमें जो है इन्होंने बताया कि सीखने के उद्देश्य की भूमिका तथा महत्व। इनका सिद्धांत क्या करता है, इनका सिद्धांत जो है, ये टॉलमैन का सिद्धांत है, वो सीखने में उद्देश्य की भूमिका तथा महत्व को रेखांकित करता है। यानी सीखने में क्या जरूरत है, ये कहते हैं कि सीखने की भूमिका, सीखने का उद्देश्य, सीखने में उद्देश्य, सीखने में उद्देश्य की भूमिका एवं महत्व। यानी जो सीखना है, जो भी व्यक्ति है सीखना है, उसे सीखने का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसका महत्व क्या है। यानी वह कोई भी व्यक्ति कैसे सीखेगा, कोई भी व्यक्ति है कैसे सीखेगा, तो वह बिना उद्देश्य के, बिना टारगेट के वह नहीं सीखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग रीड के लिए तैयारी कर रहे हैं, रीड के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, गुजरात टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस तैयारी में, इन तैयारियों में, इस टीचर के एग्जाम के में, इस टीचर के की क्वालिफिकेशन में, इस टीचर की एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि टॉलमैन का प्रश्न पूछा जाता है। टॉलमैन जो है उन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हुए हैं, तो बच्चों को सिखाना है, इसलिए ये सिद्धांत आता है। अब इसलिए आप इसको पढ़ते हैं। अगर ये नहीं आता, टॉलमैन का सिद्धांत सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं होता, तो हम इसको नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। यानी यहाँ पे यही ये कहते हैं कि सीखने वाला जो लर्नर है, जो लर्नर है, वह लर्नर क्यों सीखता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करना, प्राप्त करना होता है उसको उद्देश्य, कोई टारगेट सामने रखा हुआ है, टारगेट को पूरा करने के लिए वह सीखता है। और उसका महत्व भी है, वह सीखेगा तो आगे जाकर के उसको काम लगेगा, सीखेगा आगे जाकर के काम लगेगा, इसलिए इस सीखने में उद्देश्य और महत्व को वह ज्यादा भूमिका देते हैं। कौन, टॉलमैन जी। टॉलमैन जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है सीखता तभी है जब उसके सामने कोई टारगेट होता है, जब कोई लक्ष्य होता है, जब कोई उद्देश्य होता है और उसका आगे जाकर के यूज भी होता है, तब जाकर के कोई सीखता है, अदरवाइज कोई सीखता नहीं है। तो सीखने में उसकी इच्छा जरूरी है और समाज में स्वीकार्य होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि इसकी दैहिक प्रणोद और जो सामाजिक प्रणोद है, दोनों जरूरी है। चलिए यहाँ पे हमने बात कहा। दूसरा बात इन्होंने समझाया क्या, दूसरी बात इन्होंने लेटेंट लर्निंग की समझाई। दूसरी बात उन्होंने कही लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में कहा इन्होंने कि जो भी अधिगम है, वह अधिगम व्यर्थ नहीं होता। जो भी अधिगम है, वो अधिगम कहीं भी किसी प्रकार का सीखा हुआ अधिगम प्राप्त किया हुआ अधिगम व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, अपितु, अपितु अव्यक्त रूप में रहता है। अपितु अव्यक्त, कैसा, अव्यक्त रूप में रहता है। पेन में इंक नहीं है।
तो अव्यक्त रूप में होता है। कैसा होता है? तो अव्यक्त रूप में होता है। यह अव्यक्त रूप में होता है जब इसकी जरूरत पड़ती है। उपयुक्त समय आने पर यह अव्यक्त अधिगम भी आकर के यूज में आने लगता है। उपयुक्त समय आने पर, उपयुक्त समय आने पर यह प्रयोग में लाया जाता है, यह प्रयोग में लाया जाता है, जो कि हमने आपको बताया। यानी कोई भी अधिगम, कोई भी सीखा हुआ व्यक्ति है, अगर आज उसका काम नहीं लग रहा है, आज कोई काम नहीं लग रहा है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं पढ़ लिया, नौवीं, दसवीं पढ़ लिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ लिया, उससे तो कोई रोजगार नहीं मिला, क्या करें? उससे हमको कोई रोजगार नहीं मिला। हमने क सब कुछ पढ़ लिया, इतना सारा कुछ पढ़ लिया, उसका कोई यूज नहीं, उससे पैसा तो आ ही नहीं रहा हमको। क्या भाई, उसका कोई काम है क्या? तो अब काम नहीं है। अब हम कहें कि हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया तो व्यर्थ हुआ, इसका तो कोई यूज ही नहीं है भाई, कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं। बट कहाँ, कभी तो उसका प्रयोग आएगा, तभी इसका प्रयोग आया। तो सीखी हुई चीज, सीखी हुई जो ज्ञान है, वो सीखा हुआ ज्ञान आपको एक समय पर पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा तब वो सीखे हुए ज्ञान को आप कर लोगे। महात्मा गांधी के बारे में आपको दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ाया गया होगा, बट कहीं अगर किसी ने पूछा, कहीं जब समय आया, जीके में आया या कहीं पूछा गया कि महात्मा गांधी कौन थे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, तो आप क्या करेंगे? तुरंत बताएंगे, तुरंत बताएंगे। क्यों? वो बहुत पहले का सीखा हुआ है, पहले का सीखा हुआ आपके मन में, आपके मस्तिष्क में है। वो है, वही क्या है? वह लेटेंट लर्निंग है, वह लेटेंट, वह अव्यक्त लर्निंग है, वह पड़ी हुई है। जब जरूरत आएगी, उपयुक्त समय आएगा, तब उसका क्या कर लेंगे? प्रयोग कर लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे उन्होंने अपने 17 प्रयोगों में समझाया, चूहे पर 17 प्रयोग किया और उन्होंने एक चूहे पर पूरा लगातार पुनर्बन दिया, दूसरे को कोई पुनर्बन नहीं दिया, तीसरे पर पुनर्बन दिया 11 दिन के बाद, 11 दिन के बाद दिया, तो 11 दिन तक जो उसने सीखा हुआ था उसका जुड़ करके आगे जाकर के बढ़ गया, वो उसके आकर के क्रेडिट बन गया। तो ऐसे ही सीखी हुई चीज कहीं भी छुपती नहीं है, वो आगे जाकर के आ जाती है। चलिए, यहाँ पे इन्होंने ये बताया। तीसरी बात इन्होंने क्या बताया? कहा कि जो कुछ भी सीखते हैं बच्चे, जो कुछ भी सीखते हैं, टीचर को कैसे सिखाना चाहिए। तो टीचर, बच्चे कैसे सीखते हैं? समझ करके, उनको जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म तक कैसे पहुंचती है? तो बच्चे जब खुद से समझ करके और बोध पर जब हम सीखते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने टीचर को सुझाया कि टीचर को जब सिखाना चाहिए, टीचर ने बताया कि बच्चों को समझ व बोध पर ध्यान देकर सिखाना चाहिए। बच्चों को समझ व बोध पर, बोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। इसीलिए क्या माने जाते हैं? कॉग्निटिव माने जाते हैं। यह व्यवहारवादी नहीं मानते हैं, यह रट्टा मारने पर जोर नहीं देते हैं। टॉलमैन जी ने रट्टा मारने पर जोर नहीं दिया है, टॉलमैन जी ने रट्टा मारने को रिजेक्ट किया है। टॉलमैन जी ने जो उसकी रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस को उन्होंने रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा इस पर रिफ्लेक्सेस के आधार पर नहीं सिखाना है, इस पे जो है रोड लर्निंग पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि उसको समझना है, उसको समझाना, उसको ऐसी सिचुएशन में डालो कि वह खुद ही से सीखने लगे। तो यही कहते हैं कि समझ और बोध के आधार पर, समझ और बोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए, रटने पर नहीं। यहाँ पे उन्होंने बात और कही कि जो वाह्य पुरस्कार है, वाह्य पुरस्कार देना चाहिए, बट उसी समय जब वो आवश्यक है, बिना आवश्यकता के जो है वह देना नहीं चाहिए। वाह्य पुरस्कार महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा सीखने में वाह्य पुरस्कार यानी रिवॉर्ड, पुरस्कार महत्वपूर्ण है, परंतु 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 कब? या प्रत्येक सोपान पर नहीं देना चाहिए। सीखने में वाह्य पुरस्कार महत्वपूर्ण है, परंतु प्रत्येक सोपान पर नहीं देना चाहिए, प्रत्येक सोपान पर नहीं देना चाहिए। यानी सीखने में हर जगह पे पुनर्बन नहीं देना चाहिए। क्या होगा? अगर आप प्रत्येक प्रत्येक पुनर्बन पर देंगे तो बच्चा उसका आदी हो जाएगा और सीखेगा नहीं। तो इन्होंने एक बात और कही कि सीखने में जरूरी क्या है। सीखने में जो मध्यवर्ती चर हैं, मध्यवर्ती चर हैं, वह ज्यादा भूमिका निभाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। सीखने में मध्यवर्ती चर पर भी मैंने चर्चा करी कि सीखने के मध्यवर्ती चर क्या, जैसे वातावरणीय, वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक मतलब कि आप जहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, कैसा है वहाँ का, आप किस प्रकार से हैं, आपके साथी संगाती कैसे हैं, घर का परिवार कैसा है, माहौल कैसा, समाज कैसा, ये सब वातावरणीय कारक हो गए। तो वातावरणीय कारक
दूसरी प्रणोद, इच्छा आपकी, डिराइव, प्रणोद, इच्छा, इच्छा, और साथ साथ में आपका पूर्व अधिगम। यह सभी क्या है? यह पूर्व अधिगम, यह मध्यवर्ती चर है, पूर्व अधिगम। और क्या? तो आयु, आपकी आयु, आयु, सभी मध्यवर्ती चर, सभी मध्यवर्ती चर क्या सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यवर्ती चर सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बातें हैं, मध्यवर्ती चर भी जरूरी है, मध्यवर्ती चर भी जरूरी है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये पूरा काम जो है वो खत्म होता है। यानी क्या क्या मैंने बताया, इसका शैक्षणिक निहितार्थ क्या है? तो शैक्षणिक निहितार्थ है कि जो भी सीखना है वह उद्देश्यपूर्ण हो और वो उसका महत्व हो, तब बच्चे सीख पाएंगे। सीखा हुआ अधिगम कभी व्यर्थ नहीं होता है, परंतु वह एक अच्छी सिचुएशन जब आती है उस सिचुएशन में वो प्रयोग किया जाता है। और सीखने में बच्चों को जब सिखाया जाए तो समझ और बोध के आधार पर सिखाया जाए, ना कि रट्टा मार पे। फिर उन्होंने कहा इसमें एक शैक्षणिक निहितार्थ और बताया कि वाह पुरस्कार जो है तो जरूरी है, देना चाहिए, बट वो हर एक सोपान पर है, हर एक स्टेप पर नहीं देना चाहिए। बच्चे उससे आदी हो जाएंगे और सीखने के प्रति प्रेरित नहीं होंगे। फिर आगे कहा कि जो मध्यवर्ती चर है, मध्यवर्ती चर भी जरूरी है। सीखना हमेशा लैटिन में होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक भी बात बताया कि सीखते समय उसका एक जो है कॉग्निटिव मैप तैयार होता है। तो कॉग्निटिव मैप की भी संकल्पना इन्होंने दी। तो ये सब थे उनके शैक्षणिक निहितार्थ जो कि क्लासों में और जगहों पे टीचर द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, यहां तक हमारा हो गया। अब यहाँ से टॉलमैन का